जय गुरुदेव, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का डीएसपीपीएल के सोशल एम्पावरमेंट फोरम फुल मून और न्यू मून सीरीज में आपका स्वागत है। आज के ऑनरेबल स्पीकर, आज के गेस्ट डॉक्टर वेदस कोल्लटकर, वो भी ज्वाइन हो गए हैं। वेदस जी, या थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड वार्म वेलकम टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर फोरम। Just for information to all, DSPPL is working for the character building and holistic development of human beings. In 2012, we started with the seminar residential program for the children starting with age group to 14 years. 2012 में देवरुख में श्री स्वामी समर्थ मठ के माध्यम से हमने ये सारे शिविरों की शुरुआत की और ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स होते थे। In 2022, we are celebrating 10 years of this particular program, which is named as Pathway to Wisdom. स्वामी समर्थ हमारी प्रेरणा है और हमारे गुरुजी अजीत तेलंग, who himself was a nuclear scientist, जो एंटरप्रेन्योर रहे हैं, सक्सेसफुल कंसल्टेंट रहे, टाटा ग्रुप, मफतलाल ग्रुप, बहुत ऐसे कॉरपोरेट से जुड़े हुए थे और पिछले 25 सालों से जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से रेकी विद्या निकेतन की स्थापना की और जग भर में उसके उनके विद्यार्थी हैं। उन्हीं विद्यार्थियों ने इकट्ठा कर ये डीएसपीपीएल देवरुख स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की स्थापना की और इस माध्यम से हम इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 2022 में इसको 10 साल पूरे हुए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम we inaugurated and we conducted non-residential program. अब तक के जो प्रोग्राम्स होते थे वो सारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहते थे, पर पहली बार हमने नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम इसी दिवाली में लिए और वो 5 जगहों पे हुए। देवरुख में हुआ, मुंबई, पुणे और गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा में ये प्रोग्राम अभी संपन्न हुए। सो दिस इज फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ डीएसपीपीएल। डॉक्टर वेदस का भी मैं ऑफिशियली आप सब लोगों के माध्यम से और आप लोग सब लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं। डॉक्टर वेदस कोल्लटकर इज एमडी आयुर्वेद। जस्ट गिव मी 1 minute, just 1 minute. I'm just checking whether Guruji is joining. He was about to complete program in Ahmedabad. 1 ही मिनट देना। क्यों भाई, ये कैमरा बंद कर रखा है।
Yeah, sorry for the trouble. Sorry, joining in 5 minutes. So once again, warm welcome, Dr. Vedas, on this DSPPL platform. Dr. Vedas Kolatkar is a renowned Ayurved practitioner from Pune. He is MD Ayurved और उनका जो एकेडमिक करियर रहा है वो काफी बढ़िया है. थ्रू आउट 3 साल यूनिवर्सिटी के वो रैंक होल्डर रहे हैं और फाइनल ईयर में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. He has also been awarded as best outgoing student by prestigious Tilak Ayurved Mahavidyalaya in Pune. He is a consulting Ayurvedic practitioner from Pune और वो आयुर्वेद संशोधनालय पुणे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पॉपुलर ब्रांड है कैलाश जीवन, आप सब लोगों को शायद वो पता होगा, कैलाश जीवन के वो टेक्निकल डायरेक्टर भी है. साथ ही पुनर्वसु चिकित्सालय के वो पैनल कंसल्टेंट है और उनके पिताजी जो भी एक बहुत ही मान्यवर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे पुणे के, उनके नाम से प्रतिष्ठान है, वो प्रतिष्ठान के सेक्रेटरी के तौर से 2010 से डॉक्टर वेदस कार्यरत है. सो डॉक्टर वेदस, वार्म वेलकम टू यू on this particular forum. Dr. Vedas, along with his practice, he has also represented Kho-Kho in the national level. He was the captain of Maharashtra Kho-Kho team for junior level. He participated in Ashwamed tournament of inter-university and also for all India inter-university. तो sports में भी उनका बहुत ही अच्छा करियर रहा है. He has also worked as assistant consultant at Nanal Hospital, faculty member of Shubham Ayurved, California, USA, has delivered several lectures on Ayurveda in various seminars and participation and prizes in various seminars and competitions. So warm welcome, a very dignified faculty. I have a very great pleasure in inviting Dr. Vedas. Vedas रेकी विद्या निकेतन के जरिए से जब रेकी हम सीखते हैं तो हम हमेशा एक बात करते हैं कि रेकी ये सदाचार की जीवन पद्धति है. इट इज अ वे ऑफ लिविंग. और उसी में बहुत बार आयुर्वेद की भी चर्चा आती है. और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद इज ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट क्योरिंग डिसीजेस बट इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ लिविंग. आप खुद एक उदाहरण हो जो आयुर्वेदा के मार्गदर्शक तो हो ही, पर उसी रास्ते पे चलते हो और उसी की सारी आप जानकारी आगे भी बढ़ा रहे हो. सो आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे. So the forum is now open to you. So explain us Ayurveda, a way of living. Thank you very much. So am I audible and is my screen visible? Yes. Screen is visible and you are audible. Thank you. Yeah. Okay. Thank you, Pranjal, and I welcome you all in this today's session. मैं आप के आयोजकों का आभार प्रदर्शन करता हूं आयोजकों के प्रति और मेरा आज का विषय की शुरुआत करता हूं. आज का मेरा विषय है आयुर्वेद, वे ऑफ लिविंग हेल्दी लाइफ. सो शुरुआत करते हैं. सो टू स्टार्ट विथ व्हाट इज हेल्थ, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड, हमें ये जानना बेहद जरूरी होता है कि हेल्थ क्या है. तो अगर हम टेक्निकली तौर पे देखें तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कुछ व्याख्या है. मैं उन पे ज्यादा उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ उन्होंने शब्द वहां पे इस्तेमाल किए हैं उनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है. जो बताया गया है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, 3 यहाँ पे लेवल पे उनका विचार है. फिजिकल शारीरिक तौर पे, मेंटल यानी मानसिक तौर पे, और सोशल. हम सभी इस बारे में जानकारी रखते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल. हम अकेले नहीं रहते, हम पूरे सोसाइटी में रहते हैं और तो हमारा इंटरैक्शन आजू बाजू के लोगों के साथ भी रहता है. तो वो सोशल वेलबींग, ये तीनों लेवल पे WHO भी मानता है कि हेल्थ ये तीनों लेवल पे जांचनी चाहिए. एंड जो दूसरी लाइन है वो मेरे हिसाब से बेहद जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज. तो खाली कोई बीमारी नहीं मतलब आप हेल्दी हो, ऐसा बिल्कुल माना नहीं जाता. बीमारी नहीं है ये तो बेहद जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन बीमारी नहीं है और फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है, ये दोनों चीजें बेहद जरूरी है अगर आप खुद को हेल्दी मानते हो या हेल्दी बनाना चाहते हो. तो ये हेल्थ के बारे में हो गया. इसमें फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और सोशल
तीनों मुद्दों पे हमें गौर करना बेहद जरूरी होता है। दूसरी चीज, अब हम आयुर्वेद के बारे में आते हैं। आयुर्वेद में हेल्थ के बारे में क्या बताया गया है? तो उसको स्वस्थ ऐसा शब्द बताया है। स्वस्थ खुद में जो स्थित रहता है। खुद में जो स्थित रहना मतलब, अभी आप भी कोई मतलब आपकी इंस्टीट्यूट भी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आती है, तो खुद में स्थित होना, अगर आप इंडियन फिलोसॉफी या जो भी फिलोसॉफी के बारे में सोचेंगे तो आपको ऐसे पता चलेगा कि ये पूरी हमारा जन्म क्यों हुआ को हम इसी प्रश्न से पूरी फिलोसॉफी की शुरुआत होती है। तो ये जानना बेहद और ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि स्वस्थ मतलब खुद में रहना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें सोसाइटी से अलूफ होकर रहना है, उनसे कोई मिलावट या उनमें कोई हमें मिलजुल के नहीं रहना है, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन स्वस्थ मतलब हमारी सारी क्रिया है, वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, अच्छी तरह से होना बेहद जरूरी होता है। तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया गया है, इसकी कुछ जानकारी आपके सामने रखता हूं। जो बताया गया है, आप शायद जानते होंगे कि त्रिदोष ऐसी आयुर्वेद की कंसेप्ट है, वात पित्त और कफ। आपने पंचमहाभूत थ्योरी शायद पढ़ी होगी, शायद कहीं इसके बारे में सुना होगा, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। मैं इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि वो इररिलेवेंट हो जाता है, वो खाली ट्रांसलेशन रहता है। तो पृथ्वी, आप, तेज, आप मतलब जल, तेज मतलब अग्नि के जैसा, वायु और आकाश, ये पंचमहाभूत है। तो आयुर्वेद ने इसे शारीरिक लेवल पे तीन दोषों की तरह उसको समराइज किया है, जो है वात, पित्त और कफ। थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स को हो, इसलिए थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा। टू अंडरस्टैंड एट वेरी बेसिक लेवल, जो हम कफ बोलते हैं, हमें पता होता है कि हमें, जैसे अभी जाड़ा पड़ रहा है, ठंडी पड़ रही है, तो हमें बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी होती है, उसमें जो बलगम बाहर निकलता है, जो स्पुटम है, दैट इज कॉल्ड एज कफ। जस्ट टू अंडरस्टैंड इन ब्रीफ। हम हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है, कुछ खाना पीना इधर उधर हो गया, कुछ स्पाइसी डाइट खा लिया, तो जो होता है उसे पित्त कहते हैं। और जो शरीर की सारी मूवमेंट्स है, शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, वो करने वाला वात होता है। तो ये इन्हें त्रिदोष माना है। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो दोष मतलब फॉल्ट्स ऐसा होता है, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है। त्रि मतलब थ्री, तीन है, और दोष मतलब ऐसा है कि इनमें पोटेंशियल है, ये नॉर्मली अपनी सारी क्रियाएं शरीर में करते रहते हैं। जैसे शरीर में जो सारी मूवमेंट्स है, अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर कुछ मूवमेंट्स हो रही है, तो ये नेचुरली वात दोष की वजह से होती है। जो भी कन्वर्जन की प्रक्रियाएं हैं, मैं कुछ खाना खाता हूं, उसका मेरे बॉडी टिश्यूज में कन्वर्जन जो होता है, परिणमन जो होता है, वो पित्त का फंक्शन माना गया है। और शरीर को स्ट्रेंथ देना, ताकत देना, ये काम कफ का माना गया है। तो ये तीनों शरीर में, सभी के शरीर में उपस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एबनॉर्मलिटीज में, विकारों में ही पाए जाते हैं, ये नॉर्मली शरीर में उपस्थित होते हैं। फिर इन्हें दोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे किसी भी क्लास में कोई बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो सीखने के लिए ही स्कूल में आते हैं, लेकिन उनमें ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो खुद भी बिगड़ते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ सकते हैं। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है और कोई बच्चा अगर इधर उधर देख के कोई और सोच रहा है और दूसरे बच्चों को भी तकलीफ दे रहा है, तो उसके अंदर ये पोटेंशियल रहता है, वो खुद भी बिगड़ने का पोटेंशियल है और वो दूसरों को भी बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए उन्हें दोष कहा गया है। अगर हम अच्छी लाइफस्टाइल से इन दोषों का बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं। अगर कोई टीचर अच्छी तरह से पढ़ा रहा है, तो जैसे ये बच्चे ठीक तरह पढ़ते रहते हैं, उसी तरह हम अच्छी लाइफस्टाइल से इन दोषों का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इनमें पोटेंशियल है, ये अगर बिगड़ जाते हैं तो ये शरीर में काफी सारे विकार, एबनॉर्मलिटीज, डिसीजेस पैदा कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें दोष कहा गया है। तो हम आयुर्वेद की हेल्थ, स्वस्थ की व्याख्या अगर देखते हैं तो बैलेंस स्टेट ऑफ दोषास इज कंसिडर्ड एज हेल्दी स्टेट ऑफ द लाइफ। ये पहली व्याख्या है, वेरी बेसिक। दूसरी है वेल फंक्शनिंग ऑफ अग्नि। सो आयुर्वेद में डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी महत्व दिया हुआ है। हम जो भी खाते हैं, नेचुरली हमारा शरीर एक, हर युग की एक आयु बताई गई है। इस कली युग में नॉर्मली मनुष्य की आयु 100 साल बताई गई है।
तो हम कुछ भी अच्छा खाते पीते भी है तो भी हमारी आयु 100 साल है, उससे आगे हम जनरली जिंदा नहीं रहते। कुछ गिने चुने अपवाद रहेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड आयु बताई गई है। तो अगर हम अच्छा बर्ताव नहीं करते तो अभी ऐसा भी पाया जाता है कि इन 30s इन 40s भी लोग मृत हो जाते हैं किसी विकार से या किसी इंजुरी से। तो ये सब मेंटेन करने वाला जो शरीर के अंदर का जो फैक्टर है, जिसे आयुर्वेद ने अग्नि माना है। हम अगर गीता में भी पढ़ेंगे तो हम जाठरो भगवान अग्नि, ऐसा विष्णु खुद को कहते हैं कि मैं ही शरीर में, प्राणी मात्रों के शरीर में रहता हूँ और जो भी अन्न पान लोग खाते हैं उनका पचन करता हूँ। तो यह अग्नि को आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व दिया हुआ है। सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर बॉडी एज आयुर्वेदा हैज, विच आयुर्वेदा हैज रिकमेंडेड और सजेस्टेड। तो हम ये दिखा नहीं पाते। ये दिक्कत वाली बात ऐसी होती है कि काफी सारे लोग पूछते हैं कि अभी का युग है जो एविडेंस बेस्ड है। जैसे अभी कन्वेंशनल मेडिसिन में कुछ चीजें दिखाई जाती है कि ये हमने आपकी खून की जांच की, वी हैव टेस्टेड योर ब्लड एंड फाउंड दैट योर शुगर लेवल हैज इंक्रीज्ड। सो ये दिखाया जाता है, ये दवाई ली, आपकी शुगर लेवल डिक्रीज हो गई। ऑन द कॉन्ट्ररी आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि ये जो दोष है ये कर्मानुमेय है, इनका कर्म होता है, मतलब ये है जैसे अभी मैं कोई स्विच ऑन कर दूं तो लाइट लगता है, लाइट लगता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। तो ये दिखता है, लाइट चलती है, फैन चलती है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी है, वो एनर्जी है। ये जरूरी नहीं कि हम उसे देख पाए। इसी तरह ये जो दोष है, ये जो अग्नि है, ये जरूरी नहीं कि हम उसे अंदर से देख पाए, उसका कर्म हो रहा है, मतलब वो शरीर में उपस्थित है। तो अग्नि को भी शरीर में स्वास्थ्य के तौर पे काफी सारा महत्व आयुर्वेद ने दिया है। तो ये दोषों का बैलेंस, अग्नि का बैलेंस, हमारे सब बॉडी टिश्यूज अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ये चीज हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी है, जैसे स्टूल्स है, यूरिन है, स्वेट है, ये सब चीजें अच्छी तरह से एक्सक्रीट हो रही है पीरियोडिकली। हर रोज बाउल मूवमेंट हो रही है, हर रोज यूरिनेशन हो रहा है, ये चीजें हो रही है। और हमारे सेंस ऑर्गन्स अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जैसे पंच महाभूत है वैसे पंच ज्ञानेंद्रिय बताए हैं। जैसे आंख है, कान है, जिससे हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, जो सेंस ऑर्गन्स है, वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा माइंड, मन और सोल, आत्मा, ये भी इंडियन फिलॉसफी की ही देन है। मैं मानता हूं, आयुर्वेद मानता है कि ये एक अलग विचार है जो प्रोबेबली अभी के मेडिसिन में मिसिंग है। उस पर बहुत सारा काम चलता है, उसके लिए काफी सारे बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन इनका फंक्शन अगर अच्छी तरह हो रहा है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हो। सो व्हाट इज हेल्थ? टू समराइज, जैसे WHO की व्याख्या भी मैंने बताई कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, इसको हेल्थ माना जाता है। और आयुर्वेद में अगर हमारे त्रिदोष बैलेंस स्टेज में है, अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रही है, उसी का आउटकम है कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से हर रोज उनके पीरियोडिक टाइम पे बाहर निकल रहे हैं, हमारे सेंस ऑर्गन अच्छे काम कर रहे हैं और हमारा मन स्वस्थ है, तो इसे हेल्थ माना गया है। जैसे कि अगर मुझे डायबिटीज है मान लीजिए, तो मैं बीमार हूं, ये तो कोई भी जान लेगा। लेकिन अगर मुझे कुछ भी नहीं है और मैं हमेशा डिप्रेस्ड रह रहा हूं, मैं हमेशा क्रोधित रह रहा हूं, तो भी नेचुरली स्पीकिंग इसे हेल्थ ना WHO मानता है, उसकी डेफिनेशन मानती है, और ना ही आयुर्वेद मानता है। तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल एज वेल एज सोशल, जो WHO की व्याख्या में आता है, उसे हेल्थ कहा जाता है। और आज अभी हमने कुछ साल, 2-3 साल पहले और अभी भी कर रहे हैं, जो पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, इनमें से नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, इसको हेल्थ मानना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी हमने सबने ये विटनेस किया है, हमने सबने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो भय था, जो उसके बारे में जो एक एंजाइटी थी, वो सभी ने महसूस की है। तो वो हेल्थ नहीं है। ऐसे पैंडेमिक पहले भी आए थे, शायद हो सकता है इसके बाद भी आए, वी होप दैट दो शुड नॉट कम, बट इसके बाद भी आए। लेकिन हम अगर हमारी लाइफस्टाइल से हमारी हेल्थ अच्छी रखते हैं तो आएंगे, आ सकेंगे, ऐसे पैंडेमिक भी आ सकते हैं। लेकिन हमें फिजिकली एज वेल एज मेंटली अच्छे रहना, इसको हेल्थ कहा जाता है। तो अभी हम अगली स्लाइड की तरफ जाएंगे।
तो थोड़ी सी जानकारी आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी होती है कि आयुर्वेद मतलब कोई नुस्खे है, कोई हर्बल मेडिसिन है, उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद ये स्यूडो साइंस है, ये वर्ड भी कॉमनली आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो थोड़ी सी आयुर्वेद के बारे में जानकारी आपको बताना चाहूंगा। मैंने इसको बताया है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। मैं खुद बताता हूँ ये कि ये वर्ड गलत है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसा उसको बताया जाता है। तो ये शब्द देखिए, आयु और वेद, ऐसे दो शब्द है इसमें, आयु और वेद। आयु का मतलब है लाइफ, हम ये हिंदी में भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। और वेद, इसमें संस्कृत ओरिजिन है उसका, विद, जिसका मतलब है नॉलेज। तो आयुर्वेद इटसेल्फ, द वर्ड इंडिकेट्स दैट इट इज द नॉलेज ऑफ लाइफ। तो ये खाली इंडियन, खाली वेस्टर्न ऐसा नहीं हो सकता, ये नॉलेज ऑफ लाइफ है। ये किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, अंटार्कटिका में रह रहे हो, कहीं पे भी ये लाइफ का नॉलेज है, ऐसा उसका शब्द ही हमें इंडिकेट करता है। दूसरी चीज, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होता, ऐसे काफी सारे शब्द हम सुनते हैं, कई में उनकी जानकारी नहीं होती, इसलिए यह जानकारी थोड़ी सी देना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं कि इसके बेसिक टेक्स्ट माने जाते हैं, जो भी चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ऐसे बेसिक टेक्स्ट माने जाते हैं, जिसमें से चरक संहिता का पीरियड अप्रोक्सीमेटली, ये रिटर्न फॉर्मेट में आज भी उपलब्ध है। ये सारे टेक्स्ट, ये बेसिक टेक्स्ट है जो पहले वाले टेक्स्ट माने जाते हैं। इसके आगे काफी सारी टेक्स्ट अवेलेबल है, ये रिटर्न फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्रिंटेड फॉर्मेट में, जिसमें से चरक संहिता का अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड जो माना जाता है बहुत सारे हिस्टोरियंस से, जो 200 to 300 BC, बिफोर क्रिस्ट। तो ये काफी पुराना है और इसमें भी काफी सारे डिबेट्स है। ये इसकी शुरुआत हुई थी कुछ 2 या 3 हजार साल पहले, और वो पूरा टेक्स्ट हमें पाया गया है 300 BC उस जमाने में। तो ये आज भी जो आयुर्वेद के वैद्य इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है। ये जस्ट आपके मैं जानकारी के लिए रखना चाहूंगा, ये ऐसे कोई नुस्खेबाजी या कोई होम रेमेडी वाला साइंस नहीं है, इसका एक साइंटिफिक बेस है। ये टेक्स्ट आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, उसके काफी सारे भाषाओं में ट्रांसलेशंस भी हो चुके हैं। फिर ये दिक्कत क्या है कि ये संस्कृत लैंग्वेज में है और आज की हमारी ये बोली भाषा नहीं, तो ये दिक्कत होती है। ट्रांसलेशंस अवेलेबल है, ट्रांसलेशंस में कभी कभार, कई बार ऐसे होता है, जैसे मैंने खुद बोला कि अगर आप पंचमहाभूतों का ट्रांसलेशन करने जाओगे तो ट्रांसलेशन मिलेगा, लेकिन उसमें से पूरी छटाई अर्थों की नहीं पाई जाती। जैसे त्रिदोषों का ट्रांसलेशन, 3 फॉल्ट्स अगर करते हैं, तो ये दोष शब्द से जो समझता है वो ट्रांसलेशन से नहीं समझता। तो आज भी ऐसे विद्वान हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है, जो आयुर्वेद या इंडियन फिलॉसफी सीखने के लिए संस्कृत सीखते हैं। तो इसका एक ही प्रॉब्लम जो पाया जाता है, जो ये संस्कृत लैंग्वेज में है। और इसका एम क्या है, पर्पस क्या है आयुर्वेद का, जो इसी टेक्स्ट में पहले ही चैप्टर में मेंशन किया हुआ है, जो हमारे आज का विषय है। पहला उन्होंने जो पर्पस दिया है इस साइंस का, जो बताया है कि मेंटेनिंग हेल्थ, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो भी हेल्दी है उसको मेंटेन करना, उसकी हेल्थ मेंटेन करना, ये इसका प्राइम पर्पस है, फर्स्ट पर्पस है। और ऑब्वियसली दूसरा, आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब अगर सब करते हुए भी या ना किए कोई बीमारी हो जाती है, तो वो डिसीज को ट्रीटमेंट वो करना भी इसका एम है। तो ये दोनों एम आयुर्वेद में क्लियरली बताए गए हैं। और एक गलतफहमी लोगों के दिमाग में रहती है कि इसमें खाली कुछ दवाइयां बताई है जो भी हर्बल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले ही चैप्टर में क्लियरली उसकी कुछ ब्रांचेस मेंशन की हुई है। टू नेम अ फ्यू, मैंने यहाँ पे कुछ जिक्र किया है क्योंकि ये अभी कॉमनली इस्तेमाल होती है, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, पेडियाट्रिक्स है, बाल रोग जिसको कहते हैं, गायनेकोलॉजी है, ईएनटी आजकल हम जिसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ईएनटी, टॉक्सिकोलॉजी है। ये तो सारी ब्रांचेस आयुर्वेद में है ही। इसी सभी इनमें होने वाली बीमारियों का वर्णन आयुर्वेद में संस्कृत लैंग्वेज में आपको मुबलक पाया जाता है। तो इट इज नॉट लाइक दैट इट इज जस्ट अ मेडिसिन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप बीमार पड़ते हो डिस्पाइट ऑफ फॉलोइंग एवरीथिंग और इवन नॉट फॉलोइंग एवरीथिंग, तो बीमार पड़ते हो तो उसके लिए दवाइयां भी इतनी सारी ब्रांचेस में बताई गई है। और आगे एक्सेट्रा लिख के मैंने एक ही ब्रांच का जिक्र किया है जो कि रसायन है। रसायन मतलब रिजुविनेशन, इसका ट्रांसलेशन होता है। जैसे आप कॉमनेस्ट रसायन विच इज इन प्रैक्टिस टुडे इज च्यवनप्राश, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग दैट, सो इट इज अ कॉमनेस्ट रसायन।
सो ऐसे काफी सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस भी आयुर्वेद में हैं जो आप एज अ टॉनिक खा सकते हो। कुछ आयुर्वेद की और स्पेशलिटीज खाली मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पंचकर्म करके एक आयुर्वेद की स्पेशलिटी है। तो पंचकर्म मतलब हमारे शरीर में दोष इकट्ठा होते हैं, उन्हें निकाल के हमारा शरीर शुद्ध करना, ये उसका पर्पस रहता है। जैसे योगिक सिस्टम में भी षट कर्म रहते हैं, तो जिनमें शरीर में अगर कुछ टॉक्सिन्स बढ़ते हैं जिसे हम दोष कहते हैं, तो वो निकालने के लिए कुछ क्लिनसिंग थेरेपीज, इसे पंचकर्म कहा जाता है। आज भी आपको जान के, आप शायद जानते होंगे या जान के आपको बेहद आप सरप्राइज हो जाएंगे कि काफी सारे कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये पंचकर्मों पे काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे, ये हमारी देन है। हम यहाँ पे इसका अगर जितने अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना हम खुद की लाइफ भी मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, और हम पूरे दुनिया को भी कुछ दे सकते हैं। तो ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी है। और इसमें से एक बात और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये, जैसे मैंने बोला, ये खाली नुस्खेबाजी नहीं है, खाली हर्बल मेडिसिन से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें 3 टाइप की दवाइयां इस्तेमाल होती है, जिसमें प्लांट बेस्ड कुछ दवाइयां हैं, जैसे हम नीम खाते हैं, हम गिलोय खाते हैं, या अभी हम मान लीजिए हरिद्रा टर्मरिक खाते हैं, हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी अभी हमारे डाइट का एक पार्ट है। जैसे शुंठी खाते हैं, जिंजर खाते हैं, तो इसके प्रॉपर्टीज एज अ मेडिसिन भी दिए हुए हैं, हम डाइट के तौर पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट आयुर्वेद में इस्तेमाल हुए ही है। उसी तरह एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी आयुर्वेद इस्तेमाल रिकमेंडेशन करता है। जैसे कॉमनेस्ट एनिमल प्रोडक्ट है, अभी हम दूध पीते हैं या उससे बना हुआ घी खाते हैं, अभी हम पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, ये सब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जिन्हें कहा जाता है। और जैसे कि मीट है, ये भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता कि आप ये मत खाओ, अगर दवाई के तौर पे जरूरत है तो इन प्रोडक्ट्स का भी आयुर्वेद में जिक्र किया हुआ है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको हर रोज ये जरूरी खाने में रखना ही है, लेकिन अगर किसी बीमारी के तौर पे अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है तो आयुर्वेद स्ट्रांगली रिकमेंड्स टू मेक यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स टू। एंड तीसरा, जिनके बारे में काफी लोगों में या साइंटिफिक वर्ल्ड में भी काफी उछल पुछल होती है, वो है मिनरल ओरिजिन प्रोडक्ट्स। जैसे आयुर्वेद में काफी सारे मेटल्स का इस्तेमाल होता है, वो रिकमेंडेड है, और उसकी सारी बनाने की विधियां भी बताई गई है। और काफी इस पे भी काफी सारा रिसर्च इंक्लूडिंग इंडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होता है, जिनकी टॉक्सिसिटी से रिलेटेड और सभी से रिलेटेड। मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, मैं जस्ट आयुर्वेद क्या है ये बताने के लिए कुछ ब्रीफ्स और कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी हम आगे जाते हैं। तो आज का हमारा विषय आयुर्वेद, अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो हम आयुर्वेद इसके लिए क्या ऑफर करता है, क्या रिकमेंड करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आप देखते हैं कि बीच में हेल्दी लाइफस्टाइल है और उसके क्या क्या अंग हो सकते हैं। सबसे पहला बोल्ड इंपॉर्टेंट जो उसका फैक्टर है वो है डाइट, हमारा आहार, हम जो भी खाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कलियुग में 100 वर्ष की आयु मानी जाती है। अगर हम कुछ भी करें फिर भी 100 वर्ष से आगे जीवित रहना मुश्किल है, और हम गलत तरीके से हमारे शरीर का इस्तेमाल करें तो हो सकता है हम काफी जल्दी यंग स्टेज में ही हम मृतवत हो जाए। तो हमें हमारी जो बॉडी टिश्यूज है उनका मेंटेन हमें हमारे डाइट से करना होता है। तो ये डाइट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम फैक्टर विच टेक्स केयर ऑफ आवर हेल्थ। सो आयुर्वेद में इसे प्राधान्य के तौर पे पहले बताया गया है हमेशा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि शरीर ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है, हम मराठी में भी करते हैं, हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। तो शरीर ये बेसिकली इट्स अ संस्कृत वर्ड which actually Sanskrit has meaning for every word. It comes from a specific dhatu. So sharir itself is the meaning of sharir. It's shiryate tat shariram. So which is like getting lesser day by day. It's called sharir. So we have to nourish that body by good diet. So diet is the basic point in Ayurvedic way of thinking to our health. So ये इसका पहले इसीलिए जिक्र किया। ऑब्वियसली दूसरा है स्लीप एंड एक्सरसाइज। अगर हमें हेल्दी रहना है तो खाली डाइट करके ही सब काम नहीं होगा, तो हमें एक्सरसाइज और स्लीप, ये दोनों चीजों पे भी ध्यान देना है। हमें नींद भी अच्छी होनी चाहिए जो हमें नरिशमेंट पहुंचाती है अदर देन डाइट, और हमें कुछ एक्सरसाइज भी रेगुलरली करने हैं। ये दूसरी चीज, जिसे आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ मतलब पिलर,
ये 3 पिलर बताए गए. वन ऑफ देम इज आहार विच डाइट, सेकंड इज निद्रा विच इज आवर स्लीप, और तीसरी चीज है आयुर्वेद क्या लाइफ, अगर हम हेल्दी रहे, हम रहना चाहते हैं तो हम क्या किसका इस्तेमाल करें. तो आयुर्वेद रिकमेंड्स स्पेसिफिक डेली रूटीन, आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ऐसा भी आयुर्वेद में बताया गया है. और चौथी चीज ऑब्वियसली जो है फैमिली एंड सोशल लाइफ. तो ये 4 हमारे अंग रहेंगे, इस पे हम आगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे. तो पहले शुरुआत इंस्टेड ऑफ डाइट में डेली रूटीन से करना चाहूंगा, क्योंकि अभी एज अ प्रैक्टिशनर हमें कॉमनली देखा जाता है कि ये रूटीन हम अगर पेशेंट का सेट कर पाते हैं, आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, बहुत कम ऐसे लोग आते हैं कि जिन्हें मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही मैं आपको रिगार्डिंग लाइफस्टाइल आपसे जानने की कोशिश करता हूँ. ऐसा मैंने तो मेरे 15 साल की प्रैक्टिस में एक भी पेशेंट नहीं देखा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट आई फील. सो आई स्ट्रांगली फील दैट सेशंस लाइक दिस आर ऑब्वियसली वेरी इसेंशियल, सो दैट इसका अवेयरनेस पेशेंट्स में और लोगों में, पेशेंट्स में नहीं लोगों में क्रिएट हो. तो डेली रूटीन पे इसलिए पहले मैंने जोर दिया है. तो ये कैसा होना चाहिए, तो डेली रूटीन के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है दिनचर्या, which is to be practiced every day. There are a lot of things. I have listed only things which are easy to execute and which even we can practice in today's fast life. So first thing of that is, it is said, the first line of that chapter, it mentions that you should wake up at Brahma Muhurta. You might have heard this word, Brahma Muhurta. So to translate that, I have just mentioned wake up early. Early means when ideally Ayurveda recommends on Brahma Muhurta. I will just mention what that time comes to. I know that it might be difficult, but Brahma Muhurta actually is approximately, if you calculate, before sunrise, 190 minutes approximately, it comes to precisely 96 minutes before sunrise. So if सूर्योदय का समय है 6 बजे सुबह, तो it comes to 4:30 in the morning, 4:30 बजे. तो इसके रिलेटेड अगर हम गो टू बेड अर्ली इसका लिंक करते हैं, तो कम से कम, एक मैंने किसी किताब में पढ़ा था, ये आयुर्वेद से नहीं है लेकिन किसी किताब में पढ़ा था, उन्होंने ऐसा जिक्र किया था कि दिन में 24 घंटे रहते हैं, तो उसमें से 8 घंटे नींद होनी चाहिए, 8 घंटे आपके वर्क रिलेटेड थिंग्स आप करते हो उसमें जाने चाहिए, और 8 घंटे बाकी की चीजों के लिए रहने चाहिए. तो अगर ये आप कैलकुलेट करते हो तो स्लीपिंग टाइम कम्स टू अराउंड 10 और 9:30 और 9 टू बी वेरी प्रिसाइज. तो ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस है जिनमें देर रात तक काम करना पड़ता है, तो एटलीस्ट दे शुड फॉलो द रूटीन दैट 7 hours ऑफ like continuous sleep is necessary. Ideally, if you ask me, you should go to bed early, like 9:30, 10, and you should wake up early. So for today's practice, at least 7 hours of sleep, which I would recommend, and it itself makes you healthy. This is very important because what happens, हम जब ये सोचते हैं कि हमें हेल्दी रहने से स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर मैं 6 घंटे 8 घंटे नींद ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दिन में ले रहा हूँ तो वो सही बात नहीं है. किसी को प्रोफेशन की वजह से करना पड़ रहा है तो वो अलग नजरिया है, लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी एडजस्टेड है एज पर सन एंड मून. हमारे ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है कि दिन में हमारे सारे जो चैनल्स है जिन्हें स्रोतस कहा जाता है वो ओपन रहते हैं, लाइक रात में वो क्लोज रहते हैं. सो व्हेन वी से क्लोज, दोज आर हाफ शट. सो अगर आप दिन में सोते हो तो आप जो भी खाओगे पियोगे वो रात को खाओगे और वो हजम ठीक तरह से नहीं होगा, और इट इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर मेनी डिसीजेस. सो ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम 8 घंटे नींद ले रहे हैं लेकिन दिन में ले रहे, नहीं. हमारा ये जो 3 त्रिदोष है, वात पित्त कफ, ये प्रेजेंटेशन से 3 एनर्जीज इन द नेचर. पित्त इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन, दैट एनर्जी इन द नेचर, सोलर एनर्जी इन द नेचर. Kapha is the representation of moon, lunar energy in the nature, and Vayu Pata is the representation of wind energy in the nature. So go to bed early and wake up early is the very important thing as per Ayurveda. Even if we can't make it on Brahma Muhurta, make sure that you are at least waking up around sunrise or before sunrise if it's possible, and you should have completed at least 7 hours of sleep till then.
So this is very important. Second thing, what happens immediately, this is a very common complaint which is commonly came across with, is related to constipation, related to our bowel movement. So if you wake up early, the most common finding you will get is you will get a good bowel movement. आपको पेशाब टट्टी अच्छी तरह से होती है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइंस ऑफ आवर हेल्थ. काफी सारे लोग होते हैं चाय पिए बगैर टॉयलेट ही नहीं होता, या कुछ खाए बगैर टॉयलेट नहीं होता. ये तो हेल्थ की साइन नहीं है. नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, माइंड दैट डेफिनेशन वेल. सो बॉल मूवमेंट अच्छी होती है. तीसरी चीज, इसके बाद इमीडिएटली क्या करना है, ये एज अ डेली रूटीन मैंने लिस्ट किया है कि आप क्या करते हो. इसमें से काफी सारी चीजें हम करते हैं, जो कुछ नहीं करते उसमें से सिंपल चीजें यहाँ पे लिस्ट की जो आप कर सकते हो. तो तीसरी चीज है क्लीनिंग ऑफ माउथ, जो अब हम अभी सब लोग करते हैं. खाली उसमें से बदलाव जो आयुर्वेद रिकमेंड करता है वो है, उसमें से जो अभी हम जो टूथपेस्ट या जो भी दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं उसमें बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट मेनली आयुर्वेद ने रिकमेंड की है. तो उसकी वजह से ये जो अपर पार्ट में जो कफ संचित होता है, जो जम जाता है, उसे निकालने में आसानी होती है. तो बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट ऑब्वियसली मींस हम कॉमनेस्ट चीजें जो इस्तेमाल होती है, आप अगर कोई दंत मंजन इस्तेमाल करते हो तो कॉमनली जो चीजें उसमें होती है, उसमें आपने शायद पढ़ा होगा नीम की छाल इस्तेमाल होती है, या कपूर इस्तेमाल होता है, या खेर की छाल इस्तेमाल होती है, गिलोय आपको आप जानते हो ये इस्तेमाल होती है. तो आप किसी भी मार्केट में अवेलेबल दंत मंजन से अगर क्लीनिंग ऑफ माउथ करते हो या कोई बिटर टेस्ट से करते हो, आई वोंट रिकमेंड एनी ब्रांड एज सच, आई एम नॉट हियर फॉर दैट. कोई भी बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आप इस्तेमाल करते हो तो वो आयुर्वेद के हिसाब से सबसे बेहतर चीज है. आप इसका हम कॉमनली जो पाया जाता है, जो डेंटल हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, इसमें इसका काफी ज्यादा फायदा इस्तेमाल और फायदा दिखाई पड़ता है. काफी सारे बच्चे आते हैं जो आजकल चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, तो अगर इन्हों हमें हम सिंपली ऐसे बताए कि आप जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करो इससे बजाय ये इस्तेमाल करो या इन चीजों का इस्तेमाल में लाओ, तो भी उनकी काफी सारे डेंटल प्रॉब्लम्स कम होते हैं. ये मैंने हर रोज हम देखते हैं. तो ये आयुर्वेद रिकमेंड करता है. उसके बाद की जो कुछ चीजें हैं, 2-3 चीजों में स्किप करके डायरेक्टली पहले एक्सरसाइज पे आ रहा हूं. हर रोज एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है. अभी व्हेन आई से एक्सरसाइज, माइंड इट वेल, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन एंड मॉर्निंग रूटीन. बिकॉज आजकल काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि खाने के बाद में कुछ घंटा चल दिया. तो एक्सरसाइज ये एम्प्टी स्टमक ही करना बेहद जरूरी है. खाने के बाद अगर आप करते हो तो खाने के बाद हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ रहता है. अगर आप एक्सरसाइज उस समय करते हो तो बॉडी बिकम्स लाइक कंफ्यूज्ड वेयर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डाइजेशन और ऑन द बॉडीली मूवमेंट्स. सो ये खाने के बाद शतपावली हम जिसे बोलते हैं, कुछ 100 स्टेप्स चलना है, ये ठीक है. लेकिन आजकल काफी सारे आईटी कंपनीज में ऐसे लोग मिलते हैं कि जो खाने के बाद 1-1.5 घंटा चलने जाते हैं. तो इट इज नॉट द टाइम, इट इज अ मॉर्निंग रूटीन, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग रूटीन. तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल आगे जाऊंगा. फिर आयुर्वेद स्ट्रांगली रिकमेंड्स टू हैव उपटन, उद्वर्तन जिसे कहते हैं हम, जो दिवाली में कॉमनली इस्तेमाल होता है. बेसिकली ऑयल मसाज भी डेली रिकमेंडेड है. मुझे ये पता है कि डेली तो एज ए डॉक्टर आप मुझे पूछोगे तो मैं भी डेली नहीं कर पाता हूँ. तो हम जितना ज्यादा कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, छुट्टी के दिन कर लिया, पूरे शरीर में खाली तिल का तेल, तिल्ली का तेल, सिसमी ऑयल अप्लाई करना सबसे इजी है. उसके बाद उपटन लगाना है जब भी पॉसिबल हो. तो हर रोज करना पॉसिबल है तो नथिंग लाइक इट, बट एटलीस्ट आप जब भी कर पाते हो वो करना हमारे स्किन के टेक्सचर के लिए काफी जरूरी होता है. वैसे भी हम उसके लिए कुछ अलग टाइम स्पेयर करते ही है. ठंड के सीजन में हम मॉइस्चराइजर लेते हैं और लगाते ही है, तो उसके लिए टाइम स्पेयर करना ही पड़ता है. आयुर्वेद रिकमेंड्स टू फॉलो दिस थिंग्स, दैट्स इट. एंड बात ऑब्वियसली जो हम हर रोज लेते हैं, ऐसा हम जब कहते हैं तो काफी सारे पेशेंट सामने आते हैं जो बात ही नहीं लेते. और ये रूटीन आजकल बहुत बड़ा है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये करना बेहद जरूरी है. और वो भी एज अ पार्ट ऑफ मॉर्निंग रूटीन. ये भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स अभी आजकल ऐसे पाए जाते हैं कि जो रात को काम से आने के बाद एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, फिर खाना खाते हैं और रात को सोने से पहले विद दे टेक बाथ. So it is not a good routine. To remain healthy, you should follow these things. Now, on this a couple of things which I have like skipped. These are oil pulling, nasya and oil massage. So ये ऐसी चीजें हैं कि हम डेली एक्चुअली इजीली कर सकते हैं,
लेकिन इनकी जानकारी नहीं होती, या हम जानकारी होती है लेकिन उसके लिए टाइम स्पेयर करने की हमने इच्छा नहीं होती। तो अगर आप ये करते हो तो ये सबसे इजी चीजें हैं। ऑयल पुलिंग, ये वर्ड आपने शायद काफी सारी सेलिब्रिटीज के यूट्यूब चैनल्स पे या कहीं पे पढ़ा होगा। इट इज नथिंग बट आपको कोई सिसमी ऑयल जो कॉमनली रिकमेंडेड होता है, तिल्ली का तेल, जो 1-2 चम्मच लेना है, और हम जैसे खाने के बाद हमारा मुंह साफ करते हैं उसी तरह उसको लेकर गार्गल आपको करना है, जिससे ओरल हेल्थ काफी अच्छी रहती है। अगर आप ये डेली कर पाते हो तो बढ़िया है। प्लेन तिल्ली का तेल, सिसमी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज है नस्य, जो जिसे नेसल एडमिनिस्ट्रेशन से बताया जाता है। तो आयुर्वेद रिकमेंड्स टू जस्ट पुट 2 drops ऑफ सिसमी ऑयल और घी इनटू योर नॉस्ट्रिल्स as a part of treatment. Even this is a nasya is used in longer treatments, but to on a daily basis ये 2 चीजें ऐसी है कि जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। और तीसरी चीज जिसका मैंने जिक्र किया, ऑयल मसाज, अगर आप ये हफ्ते में 1 बार, दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार, जितना भी कर सकते हो, इट इज बेटर फॉर योर स्किन हेल्थ एज वेल एज योर जनरल हेल्थ। जनरली अभी तक तो ऐसी ट्रेडिशन है कि बच्चों को अप टू 6 months या अप टू 1 year मसाज, ऑयल मसाज होता है, तो वो उनकी नरिशमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। अगर हम वो भी कर पाते हैं तो ये एज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन हमारी वे ऑफ लाइफ, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा लगता है। इफ यू कैलकुलेट, इफ यू आर वेकिंग अप एट से 6 AM, not even on Brahma Muhurta, and if you are following this routine, it will just take 1.5 hour. Just take 1.5 hour, which we generally do. What we do, we generally read newspapers, we check our WhatsApp messages, and we actually waste times in the things which are not necessary for our health, and we are not following these things which are actually essential to maintain, to remain healthy. So it takes generally only 1 या 1.5 घंटा इसके लिए लगता है। अगर आप उठते हो उसके बाद का 1 या 1.5 घंटा, तो इट इज वेरी इजी टू फॉलो। जस्ट इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आना चाहिए, तो हम ये फॉलो करना ये बेहद इजी हो जाता है। जैसे कि कहा गया है, एक अंग्रेजी कहावत है, नोबडी इन द वर्ल्ड इज बिजी, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। तो हमें जो चीजें करने की प्रायोरिटी हम में है तो हम वो करते हैं। अगर हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है तो हम ये करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस और चेकिंग ईमेल्स, वो हम ऑफिस में जाने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये एज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन हमारी वे ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट। जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ लाइफ, ये हमारे आयु का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इट इज सेड टू बी बिगेस्ट मेडिसिन, द संस्कृत वर्ड इज महाभैषज, द बिगेस्ट मेडिसिन फॉर ह्यूमन लाइफ। एंड अंग्रेजी में भी कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। सो आप जो खाते हो उसी के तरह से आपके बर्ताव होते हैं। आपने शायद गीता में पढ़ा होगा या कहीं पे पढ़ा होगा, तो सात्विक, राजस, तामस टाइप के कुछ आहार बताए गए हैं। तो ये सब एक ही चीज का जिक्र करते हैं कि हमें अच्छा खाना खाना है। हम ऐसा अगर आप सोचोगे को हम इस दुनिया में क्यों है, तो खाना खाने के लिए है। अगर ऐसा भी सोचते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो खाना खा रहे हैं उसके लिए तो हम सफिशिएंट टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम दे रहे हो क्या, ये सोचना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस चीज के लिए हम दिन भर भागदौड़ करते हैं, अगर वो खाना ही हम 2 मिनट में जल्दी से खा लेते जो भी अवेलेबल है वो, तो हम कोई अच्छी चीज हमारी हेल्थ के लिए नहीं कर रहे। तो ये चीजों का ध्यान में रख के खाने की तरफ हमें काफी ज्यादा जोर देना बेहद जरूरी है। इट इज सेड टू बी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ आवर हेल्थ एज वेल एज डिसीजेस। तो अभी ऐसा होता है कि मैं काफी सारे बारे में, इसके बारे में अगर सोचूं, तो लुकिंग इवन एट फ्रॉम पेशेंट साइड, तो ऐसे पाया जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वो कुछ भी परहेज नहीं बताती। ये एक्चुअली गलत है, मैं इसके भी और आपको एग्जांपल्स दूंगा। लेकिन वो अच्छे क्यों लगते हैं, ये गोली खा लो और आप कुछ भी कर लो, ये सही नहीं है। बेसिकली अगर डायबिटीज में मीठा नहीं खाना है तो ये परहेज है या नहीं है, तो है। अगर ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट नहीं खाना है, ये परहेज है या नहीं है, तो है। अगर डायबिटीज है तो एक्सरसाइज करना है। तो आई एम डैम श्योर आफ्टर कुछ डेज ऐसे काफी सारे रिसर्च आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो बताएंगे अभी ये बीमारी है तो आप ये चीजें खा लो, ये चीजें मत खा लो। जब रिसर्च सामने आएंगे तो हो जाएगा। और तब एज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर मुझे बेहद दुख होगा कि अगर हमने पहले से लोगों को हम ये नहीं बताएंगे, तो ये ऐसा होगा कि अरे ये इन्होंने बताया फिर आप लोग बता रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में ये स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है कि अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो खाना अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी।
अगर खाना बुरा है, बुरा मतलब क्या है वो आगे हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं है तो आप बीमार भी पड़ोगे। तो उसके आगे कुछ जनरल रिकमेंडेशंस, आयुर्वेद स्ट्रांगली रिकमेंड्स टू हैव 2 मील्स अ डे, 2 मील्स अ डे। सो खाना सुबह शाम होता है, रात को नहीं होता। ये मैं ये वाक्य दोबारा कहना चाहूंगा, खाना सुबह और शाम होता है, दोपहर और रात को नहीं होता। क्योंकि अगर हम ये चीज पे भी अगर फोकस करेंगे तो भी काफी सारी बीमारियां हमसे दूर रहेगी। रात के खाने का टाइम अभी हम एज ए डॉक्टर पेशेंट से पूछते हैं तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कुछ भी रहता है। अब एक तो पेशेंट मुझे याद है जिस रात को 2 बजे खाना खाता है, सब काम खत्म करने के बाद। तो ये सही नहीं है, सुबह और शाम को खाना है। अगर आप मुझे, मैं सारे रेफरेंस स्किप करके अगर आपको टाइमिंग्स बता दूं तो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर टू हैव मील अराउंड 11:30. आई नो दैट every day it is not possible, it may not be possible, but at least we should understand what is ideal so that we can try for that. So ideally it comes to around 11:30 in the morning and like 7:30 in the evening, in the or at the night, whatever you can call it. So दो ही टाइम खाना खाना है. Frequent meals are not recommended by Ayurveda at all. So this is what Ayurveda recommends and should contain all 6 tastes. जैसे कि अभी कन्वेंशनल मेडिसिन में कैलोरीज में कुछ कन्वर्जन रहते हैं, आपको इतनी कैलोरीज खाना है, इतने प्रोटीन्स खाने, इतने कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। ये आयुर्वेदा's वे ऑफ लुकिंग एट डाइट है कि जिसमें ऑल 6 टेस्ट होने चाहिए, जैसे कि मीठा है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है, बिटर है और ऐसे और एस्ट्रिंजेंट है, जो मात्रा में काफी कम इस्तेमाल होता है, जिसे हम कषाय रस बोलते हैं, वो काफी कम इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें होनी चाहिए और आपके खाने में ये चारों का अंतर्भाव होना चाहिए। लाइक बेवरेज जैसे लिक्विड फूड है, लिकेबल से कुछ जिसे हम जैसे चटनी जैसी चीजें खाते हैं, जैम खाते हैं, उस टाइप की भी चीजें होनी चाहिए। ईटेबल से जैसे हम राइस खाते हैं, और च्यूएबल से जिससे में मैस्टिकेशन होता है, जैसे लड्डू है। तो इन्हीं सभी चीजों का अंतर्भाव आपके डाइट में होना चाहिए। जस्ट टू समराइज अ फ्यू बेसिक थिंग्स। और कुछ जनरल गाइडलाइंस है, जैसे मैंने बोला ट्वाइस, दिन में 2 बार खाना है। अगर 2 बार खाना है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन योर प्रीवियस मील इज डाइजेस्टेड, तभी आपको खाना खाना है। अगर ऐसा हुआ है कि आज मैंने कोई शादी वगैरह में गया था और खाना खा लिया और भूख ही नहीं है, फिर भी रात को खाना खाना है करके मैं खा रहा हूँ, नहीं, ये सही नहीं है। अगर हमें भूख अच्छी लगती है, इट्स अ साइन ऑफ आवर हेल्थ। अगर मुझे 2 बार अच्छी भूख लगती है, इसका मतलब ये है कि मैं हेल्दी हूँ। काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो देखते ही नहीं है, मुझे हर 2 घंटे खाना खाना है करके 2-2 घंटे में कुछ खाते रहते हैं, जैसे जानवर खाते रहते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जो भूख नहीं लगती फिर भी ये टाइम हुआ है करके खाना खाते। तो आइडियली अगर आपको 2 बार अच्छी भूख लगती है, ये इटसेल्फ इंडिकेट करता है, किसी भी चेकअप के लिए जाने की जरूरत नहीं, कि आप हेल्दी हो। और भूख रहती है तो पहले वाला खाना हजम हुआ है। उसके कुछ इजी साइंस है जो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। कुछ इजी साइंस ऐसे है कि आपको उसके एक एक्चुअली संस्कृत वर्स ही है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर आपको डकार आ रहे हैं तो वो अच्छे है, लाइक कोई उसमें टेस्ट नहीं है। देन आप एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो, ड्राउजी फील नहीं कर रहे हो। देन आपका बाउल मूवमेंट अच्छी तरह हो चुका है, आपकी यूरिनेशन अच्छी तरह हो चुका है। ये कुछ साइंस है जो इंडिकेट करते हैं कि आपका प्रीवियस मील डाइजेस्ट हुआ है, पहले वाला खाना हजम हुआ है, तभी आपको खाना खाना है दूसरे वाला। जिसमें से ऐसा एजम्पशन है, अभी इसके बारे में भी काफी हेल्थ के रिलेटेड चर्चा होती है कि पानी कितना पीना चाहिए। तो आयुर्वेद स्ट्रांगली रिकमेंड्स टू एज्यूम 3 parts ऑफ योर स्टमक। 1 part should be filled with solid part, 1 part should be filled with liquid, and 1 part should be kept empty. So अगर हम 3 भाग हमारे पेट के महसूस करें, एक पार्ट हमें सॉलिड फूड खाना है, एक पार्ट लिक्विड लेना है, जिसमें दाल जैसे सांबार टाइप का हम कुछ लेते हैं, पानी लेते हैं, जूस लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं, ये सभी लिक्विड पार्ट में आएगा। और एक पार्ट एम्प्टी होना चाहिए। नाउ ऐसा आयुर्वेद पे काफी सारा चर्चाएं होती है कि इसमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। तो बेसिकली हाउ कैन स्टमक ऑफ एवरी इंडिविजुअल विल बी द सेम। सो इसका कोई माप नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए 2 रोटी यस सफिशिएंट है, किसी के लिए 4 रोटी भी सफिशिएंट हो सकती है। ये निर्भर करता है वो क्या काम करता है। अगर हम सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो यू कैनॉट कंपेयर योर फूड हैबिट्स विथ अ पर्सन हु इज डूइंग सम स्ट्रेनियस वर्क।
सो अगर कोई जैसे अभी कोई प्लेयर है वो दिन में 4-4 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके खाने की क्वांटिटी आपसे ज्यादा होगी, ये एक्सपेक्टेड है। अगर आप पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के एसी में बैठ के अगर आप काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपका स्टमक की कैपेसिटी भी कम होगी। इसीलिए इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, हर एक के लिए ये चीज अलग हो सकती है। और मैं इस पे गौर करना चाहूंगा कि एक पार्ट शुड बी एम्प्टी, वन पार्ट शुड बी एम्प्टी। मराठी में ऐसे बोला जाता है सावकाश खा, उसका मतलब है सावकाश मतलब इट डजंट मीन स्लोली, इट मीन्स कीपिंग सम अवकाश, स अवकाश। So you should, some part should be empty. You should not eat till you're like here, the food is here. It should be vacant. Some part of your stomach should be vacant. So this is another recommendation. It should contain all 6 tastes and it should be paying attention. This is very important. These days, if you concentrate on just these things, it will be very easy for you to remain healthy. When I say paying attention, the word is tan mana bhunjita, tan mana. So I'm while eating, I have presented these such presentations to various sites. Considering just 1 hour, I have skipped a lot of pictures. Those are very funny actually. Like अगर अभी ऐसा रूटीन होना चाहिए easy, अगर आपको समझाना चाहूँ तो हम फैमिली में इकट्ठा मिलके सब लोग खा रहे हैं, जहाँ पे मोबाइल ऑफ है, स्विच ऑफ है, जहाँ पे सामने टीवी बिल्कुल चालू नहीं है, तन मना, यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फूड व्हाइल ईटिंग। The assumption is that कि ये जो मैं खाना खा रहा हूँ जो मेरी बॉडी टिश्यूज को अच्छा नरिशमेंट दे, ये assumption, ये भावना उसके पीछे होना ये बेहद जरूरी है। कोई अभी कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये टीवी वगैरह तो काफी कॉमन चीजें हैं, स्पेशली बच्चों के लिए तो आइडियली ऐसे होना चाहिए, घर में ऐसे होना चाहिए कि खाना खाते समय टीवी बंद है, बाकी बाद में आपको जो करना है वो बाद में करो। उसी तरह ये है कि पेइंग अटेंशन मतलब अगर आप ऐसे कर रहे हो कि कोई स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो आपका आधा से ज्यादा ध्यान रास्ते पे रहता है। तो ये हमारा ये भावना आप ध्यान में रखिए कि हम जो खाना खा रहे हैं तो वो मुझे अच्छी तरह से नरिशमेंट देने वाली है। इट शुड नॉट बी लाइक फास्ट मील, ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफी फेमस है, ड्राइव ऑन द गो काइंड ऑफ थिंग, कि जाते जाते खाना पिकअप कर लिया, मीटिंग के समय लंच मीटिंग रहती है तो डिस्कशन चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं, तो ये चीजें एक्चुअल में सही नहीं है। कभी कभार कोई इंपॉर्टेंट काम है चल दिया, एक आध बार हो सकता है, लेकिन नॉर्मली दिस शुड बी विथ पेइंग अटेंशन। एंड लास्टली, so there are some do's and don'ts related to our food too. It should be consumed hot. I have listed just simple recommendations regarding that. Consumed hot means it should not be reheated. Now हमें जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अभी भी होगा, तो ऐसे हमेशा कुछ एसेज लिखने के लिए होते थे कि ये टेक्नोलॉजी हमारी एक्चुअली शाप है या वरदान है, ये हमारे लिए इज इट गुड और बैड। तो उसका कंक्लूडिंग लाइन हमेशा यही रहता था कि अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा है, और अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बुरा है। अगर ये कंज्यूम्ड हॉट के बारे में बताना चाहूंगा तो इज रेफ्रिजरेटर गुड और बैड? तो फ्रॉम हेल्दी लाइफ आई वुड से दैट इट इज बैड, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि हम खाना पका के रखते हैं, अभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो 3-3, 4-4 दिन फ्रीज में खाना रख के फिर खाते हैं, तो इट इज नॉट गुड, इट शुड बी कंज्यूम्ड हॉट। Theoretically speaking, if you ask me, after 96 minutes food has loses its what we call chetana, we call it chetana. So after it should be consumed within 96 minutes, actually speaking. At least we should follow the routine that if we are cooking in the morning, finish it till the evening. So सुबह का खाना आइडियली शाम को भी नहीं खाना है। I know with like husband and wife both are working, it becomes sometimes difficult. तो at least सुबह का खाना शाम में at least चल जाएगा, लेकिन रात का खाना देर से दूसरे दिन, ये तो जितना आप अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। वो रीहीट करने के बाद वो बुरा होता है। ये चीजें आपने शायद जैसे फ्राइड चीजें खाते हैं उनमें काफी हद तक इसमें रिसर्च हुआ है कि जैसे जिसमें हम अभी गोलगप्पे लाइक पोटैटो चिप्स या ऐसी चीजें खाते हैं, तो वो अगर सेम ऑयल इस्तेमाल होता है तो उसमें काफी सारे फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं। ऐसे कुछ रिसर्च ऑयल के रिलेटेड हुए हैं, लेकिन कोई भी फूड रीहीट नहीं करना है। जो कंज्यूम, इट शुड बी कंज्यूम्ड हॉट, ये पहली चीज। इट शुड कंटेन सम अमाउंट ऑफ गुड फैट,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और मैंने इसमें से जम्प्स काफी सारे देखे हैं इवन विथ वेस्टर्न रिसर्चेस। पहले कहते थे कि करडई का तेल काफी अच्छा है, बीच में ऐसा हुआ कि वो काफी बुरा है, अब कह रहे हैं फिर से काफी अच्छा है, क्योंकि जो नया नया रिसर्च होता जाता है तो ये बदलता जाता है। Ayurveda always recommends to have a good proportion of fat, good fat in your diet. And when I say good fat, ideally speaking, Indian diet, the best fat which Ayurveda recommends is ghee. And it should be at least, I would say in today's language, 3 to 4 teaspoons of ghee should be eaten by every individual. So it should contain good fat. The next thing is unwholesome food should be avoided. I will explain in brief. There are certain food groups which Ayurveda recommends to avoid, like the commonest two are milk and fruits should not be taken together. Milk and fruits. You can have milk separately, you can have fruits separately. The combinations like milkshakes, like shikran, banana and milk together, there are certain combinations should not be eaten regularly. And the second combination is milk and salt together should be avoided. There are a lot of examples which can be given of this, but just to name a few which are commonly practiced, I have listed a couple of them. Then one should eat as per appetite, इसके बारे में हमने बात की है. Some easy rules are dining place and vessels should be appropriate kind of things. Food should not be eaten too slow or too fast. Very simple and basic rules. One should not talk or laugh while consuming food. And one should eat food which is habitual. Now I would like to comment on this, which is habitual means what? So हमारी पुरखे किसी फूड पे हमारी नरिशमेंट हुई है. जैसे आप मेरे लोकल एरिया में आएंगे तो ज्वार की रोटी ज्यादा खाई जाती है लोकली, राइस पाया जाता है. पूरे दुनिया में दो चीजें कॉमन है, एक राइस पूरे दुनिया भर खाया जाता है, और जो कार्ब्स का अनदर ऑप्शन है, कुछ चीजों में व्हीट खाया जाता है, कहीं पे मेज खाया जाता है, लेकिन राइस और व्हीट ये चीजें ऐसी है कि जो पूरे दुनिया में अवेलेबल है, उसके कोई ना कोई फॉर्म दुनिया में खाया जाता है. तो फूड विच इज हैबिचुअल मीन्स अगर मैं राइस ज्यादा खा रहा हूं तो मैं राइस ही खाना, मेरे बॉडी टिश्यूज उस पर यूज टू है, तो हमें वो छोड़ना नहीं है. अगर मैं ट्रेडिशनली मेरे पुरखे में जनरेशन फॉर जनरेशन वी आर यूजिंग से oil, say peanut oil we are using, so it is not good to change to rice bran oil. Our body tissues gets confused. There is a big saying these days that you should mix the oils, it should be changed every day, some mustard oil, some this and some that and so on and blah blah blah, a lot of things. If you look at traditional diet in southern parts of India, generally coconut oil is used. In Maharashtra or in central part of India, generally speaking, peanut oil is used. And in northern parts of India, generally mustard oil is used. तो अगर आप इनका देखोगे ट्रेडिशनली तो नॉर्दर्न पार्ट्स में ठंड ज्यादा रहती है, वहां पे सरसों मतलब मस्टर्ड ऑयल इज अ चॉइस. वेस्टर्न पार्ट्स में हमारे यहाँ पे पीनट ऑयल इस्तेमाल होता है, तो हमें वही करना है, हैबिचुअल चीजें वो खानी है. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कोई नई चीज ट्राई ही नहीं करनी है, लेकिन बल्क में आपको जो खाना है वो आपको हैबिचुअल हो, वही खाना है. कभी कभार हम किसी और देश में गए या यहाँ पे भी अभी सभी चीजें मिलती है, तो कभी कभार खाना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो हेल्दी नहीं है. आपके बॉडी टिश्यूज गेट्स कंफ्यूज्ड व्हेन दे सी अ डिफरेंट फूड इवन. सो दिस इज व्हाट आयुर्वेदा रिकमेंड्स. देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ इज ऑब्वियसली एक्सरसाइज. It should be done consistently. Exercise should be done consistently. And the next line is very important. Lack of exercise as well as over exercise both can cause diseases. This is very important because we will find a lot of people these days who do not exercise at all. And on the contrary, as a doctor, I will surely say this statement. There are a lot of people these days who exercise a lot. Like they spend 3 hours, 2 hours in a gym. So this is over exercise and lack of exercise. Both can cause diseases. So exact equilibrium is necessary. So what Ayurveda recommends that in winter season and in spring season, exercise should be done half of your strength. Just like the food we talked about, it can be different for every person. Half of your strength means when sweat comes on your forehead, this is considered as half of your strength. When sweat comes on your forehead, this can be considered as half of your strength.
And when, if we are, say we are jogging, then it is said that when we have to breathe through your mouth, it indicates that you have reached half of your strength. And this is very commonly seen that if I have not exercised for say last 10 years, so I should start with half of my strength. It gets, the time gets in, like if today after 10 minutes I got this symptom, so I should stop at that point. I need to continue with that time for some time period. It is commonly found that after say 2 months, 3 months, you will not get this symptom after 10 minutes. You can exercise after for 20 minutes, for 30 minutes. So generally speaking, if you want to summarize me, 20 to 30 minutes is the standard period which you should exercise. And in summer, it is said that it should be very less. It should be avoided, or it should be very less. So this 20 minutes for summer time is not good, because at that time the climate is different, the sweating is profuse. So for that, like summer seasons, it can be just 10 minutes, it is sufficient. If you ask me what exercise as a doctor I generally recommend, the commonest two exercises are, the simplest one is Surya Namaskar. There is no botheration of the rain outside or nothing else. You don't need any space for that. Just 10 minutes are required to have 12 Surya Namaskaras. So the commonest thing is that. Second thing is skipping, the common one, where you don't need anything. You just need that rope, that's it. And you are mentally prepared, the person is needed for this exercise. And obviously jogging, running, swimming, or there are a lot of exercises, but mind well the boundaries, till what point you should exercise, and it should be consistent. Those are the only two things for remaining healthy. Obviously, when we are talking about health, we talked about mental health as well. So for that, really speaking, yoga practices are very important part, should be important part of our life. If you have not learned those things, you can just attend classes for say 3 months, and then you can continue that at home. Actually, yoga practices, I have seen a lot of patients, even in Western countries, where it is limited to the stretching of your body. Yoga practices are linked with your breathing, like breathing exercises. So there are, for particular posture you need to breathe in, for particular posture you need to breathe out. Obviously it is a science, there is a science behind that, but it is a very important, it should be a very important part of your diet, is what I feel, if you want to remain healthy. As well as meditation is very important. These days we are like stressed with a lot of, like at professional level, at family level. So meditation just for 5 minutes, if you can do that, there will be a lot of things which will come to your mind, but you need to overlook them and just try to concentrate. I'm saying try to concentrate. We are not attaining samadhi at all. It is not possible for a normal human being. We should just try to concentrate. This is what is needed for mental health. And the last point which Ayurveda strongly recommends, which is commonly not said, but there is a big chapter on that, which is said to be Sadvrutta, which is very essential for social well-being, what I can say, which is the part of, if you remember the WHO's definition of health, physical, mental, and social well-being. When we come to social part, this Sadvrutta, good behavior, code of conduct, is a very important thing. Ayurveda has mentioned a separate chapter for that, how should behave in the society. The simplest things, if you are knowing the 5 do's and don'ts of yoga, yama niyama kind of things, like you should not kill anybody, you should not harm anybody, not with body, with your speech also. You should not harm anybody, you should not steal anything, you should use yours. The other thing is of that person, you should not steal that. So these are like code of conducts, which is called himsa. Then chaurya, you should not steal. Then you should speak the truth. These are code of conducts, and there is a list of code of conducts for which like time will be very less, or time will not be sufficient if we want to talk on that. But this good behavior, I would say, is an important point in social well-being, the personal well-being as well, but social well-being and mental well-being as well. So this is what I can say, code of conduct. So to summarize, if you ask me what Ayurveda can recommend for your healthy life, is your diet. If you remember the 4 points, your diet, your exercise, and your sleep,
For your mental health, this code of conduct yoga practices, and for family and social well-being as well, this code of conduct. So if you can follow these 4 things as much possible, even in today's fast life, Ayurveda, as the name itself indicates, it is Ayu, that life knowledge. It is a science of life. If you follow these things, you will be ill very less. You will be diseased very less. If at all diseases are there, there are obviously many options to treat those diseases. I appreciate the theme behind all this seminar, all this session. I really appreciate and salute the organizers and Telang sir and even Pranjal sir for this. Thank you very much. If you have any queries, you can ask me. I hope I have finished in time. Yeah, it was well within time. And thank you, Vedas, for explaining in very simplistic language and day-to-day understanding. बहुत बहुत धन्यवाद आपके. The forum is open for the questions. Nitin ji. Yeah, Nitin. Hello. Yeah. Hello, am I audible? Yes. Yeah. Yes. Hello. Namaste, doctor sir. सर मला विचारायचं होतं की आयुर्वेद, माझी आई CKD पेशंट आहे, क्रॉनिक किडनी डिसीज स्टेज 6 आहे. ठीक आहे. तर मी बऱ्याच दिवसापासून, म्हणजे आता त्याचं क्रिएटिन लेवल जे 2च्या आतमध्ये होतं ना, ते 3 पर्यंत झालंय. तर डॉक्टरने सांगितलं जेव्हा 4च्या पुढे जाईल क्रिएटिन लेवल, तर तेव्हा म्हणजे कसं मग डायलिसिस, माझा प्रयत्न चालू आहे की तिला कधीच डायलिसिस लागू नये. तर मी बरंच म्हणजे गुगलवर ह्याच्यावर रिसर्च करतो ना, तर आयुर्वेदामध्ये असं बरंच ऐकलंय की म्हणजे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटने रिव्हर्स होते कंडिशन किंवा तशी स्टेबल राहते, डायलिसिस लागत नाही वगैरे असं. तर त्याच्यासाठी सर मध्ये आम्ही एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू केलेली, पण त्यांना साईड इफेक्ट वगैरे असं झाला. तर असं रिलायबल ट्रीटमेंट म्हणजे असं काय तुम्ही सजेशन देऊ शकता का सर? याच्यात म्हणजे मराठीत उत्तर देऊ का, हिंदी इंग्लिश जास्त प्रिफर्ड आहे? कसं पण सर, मराठीत चालेल. कसंही चालेल. मी असं एक्सपेक्ट करतो की मी पर्सनली असं काही हे म्हणणार नाही की तुम्ही अमुक वैद्याकडे जा किंवा अमुक डॉक्टरकडे जा. मी एवढंच सांगेन की एखाद्या गोष्टीचा समजा काहीतरी त्रास झाला असेल तर दॅट डझंट मीन की ते चुकीचं आहे. मी त्याला कायम एक उदाहरण असं देतो की एक जाहिरात आहे मराठीत एका कुठल्या तरी ह्याची, की ज्याच्यात एक माणूस गाडी मागे घेतोय, रिव्हर्स ले रहा है कोई आदमी, और एक बच्चे को पूछ रहा है लगा क्या लगा क्या लगा क्या ऐसा, और वो बच्चा उस आदमी को बता रहा है ले लो और पीछे ले लो, और जब लगता है तो बच्चा बोलता है अब लगा. एक्चुअली आदमी का इंटेंशन है कि पीछे लगना नहीं चाहिए, और वो बच्चे का इंटेंशन है वो पूछ रहा है लगा क्या. तो जब तक वो क्रिएटिनिन या ऐसे कोई पैरामीटर 4 4.5 तक नहीं जाते, तब तक ऐसा होता है कि डायलिसिस रिकमेंड नहीं होता और कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है. लेकिन आयुर्वेदा हैज अ लॉट टू ऑफर इन दीज पेशेंट्स, इन दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स. Even if you have like maybe some negative impact or negative experience, you can try some other doctor. There are a lot of doctors. If you ask Pranjal sir later, I can give you the area where you are in the city you are in. You will find many. So we stay in Thane. So if you can recommend, will be very much helpful. Yeah, I can share some good Vaidya's number to Pranjal sir later, which you can take from him. Right. And one important thing, sir, की आमचा ना खूप विश्वास आहे, म्हणजे पर्टिक्युलरली माझा खूप विश्वास आहे आयुर्वेदावर. कारण मी इथे नाव नाही घेऊ शकत, पण एक केस सांगतो. म्हणजे फर्टिलिटी रिलेटेड केस होती. त्यांना डॉक्टरांनी, ॲलोपॅथिक डॉक्टरने सांगितलेलं की त्यांना काही बेबी वगैरे काहीच होणार नाही, म्हणजे तुम्ही अडॉप्शन साठी जा वगैरे असं. पण त्यांनी नंतर ना सर 3 महिने पंचकर्म ट्रीटमेंट, आणि त्याच्यानंतर टिळक जे कॉलेज आहे ना सर पुण्याचं आयुर्वेदिक, ठीक आहे, तिथले डॉक्टर होते. त्यांनी 3 महिन्यामध्ये फक्त सर उत्तर बस्ती वगैरे सगळं करून, ठीक आहे, आता त्यांना ट्विन्स झालेत सर स्वतःचे, आणि नॉर्मल डिलिव्हरी सर. कॉमन एक्सपिरियन्स आहे. त्यामुळे आता काय झालंय की आयुर्वेद हा बदनाम म्हणण्यापेक्षा स्लो ट्रीटमेंट आहे वगैरे असं म्हणून जास्त होतं. हो सर. ब्युटी ऑफ गुड वैद्याज टू प्रूव्ह द सोसायटी दॅट येस इट हॅज द पोटेन्शियल. सो असे चांगले अनुभव ऑब्व्हियसली असतातच, प्रॅक्टिशनरकडे खूप असतात. तुम्ही नक्की चांगल्या वैद्यांना भेटा. तुम्हाला हा सर, तुम्ही जरा किडनीसाठी ना जरा चांगले वैद्य सजेस्ट करा. मी प्रांजल सरांना मग कॉन्टॅक्ट नंबर पाठवीन, तुम्ही त्यांच्याकडनं घेऊ शकता. ओके, थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. या आशिष जी प्लीज. जय गुरुदेव. थैंक यू डॉक्टर वेदास फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर. मतलब एवढं सगळं इतना सारा सुना है इस लेक्चर में, लेकिन कुछ ऐसी शॉर्ट टिप्स आप बता सकते हैं, क्योंकि
ज्यादातर आज की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग फास्ट एज यू सेड, काफी सारी चीजें अनप्लान्ड दिनचर्या में होना नॉर्मल हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर फायर फाइटिंग द सिचुएशन रादर देन डूइंग इन अ प्लान्ड मैनर। तो इस केस में कुछ ऐसी सिंपल टिप्स या इनमें से जो जो आपने एक्सप्लेन किया उसमें से कोई चीज हम कैसे मतलब आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं? सी बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे अनप्लान्ड चीजें काफी सारी सामने आती है जिसको हमें उसी दिन या उसी मोमेंट पे एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हम अनप्लान्ड चीजें, तो मेरा मानना ऐसा है कि शायद बिल गेट्स के सामने भी इतनी नहीं आती होगी कि हम डेली रूटीन प्लान ही नहीं कर सकते। एक आध बार होता है इधर उधर, लेकिन उसको हम उस बार छोड़ दे कि आज का मेरा भूख लगी है लेकिन मेरा खाना स्किप हो गया, आई स्किप्ड अ मील बिकॉज ऑफ सम फायर फाइटिंग सिचुएशन, so for that day it is fine. Otherwise, if you look at the lecture, I have never mentioned any single dietary thing in it. I just want to propagate that these are the rules. If you follow them as many as times possible, like अगर रोज ये नहीं होता, रोज हम 6 बजे नहीं उठ सकते, कल रात देर से सोए, तो एक दिन हम देर से उठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे दिन बीमार पड़ जाएंगे। तो ये रूल्स है, अगर ये रूल्स आप जितने ज्यादा फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि एक लड़का छोटे बच्चे को लेके आए थे। बच्चे तो आजकल चॉकलेट ज्यादा खाते ही है, सभी खाते हैं। तो ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे को समझाना था कि ये कम खाना है, क्योंकि डेंटल हेल्थ काफी बिगड़ चुकी थी और इसीलिए पेरेंट्स लेके आए थे। वो ऐसे थे कि कुछ भी करो लेकिन इसको समझाओ। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसको कहा कि मैं हफ्ते भर के लिए आपको एक खाली पाउडर दे रहा हूँ जिससे आपको आपका माउथ क्लीन करना है, और हफ्ते भर खाली चॉकलेट नहीं खाने। वो बच्चे ने सुन लिया। वो हर रोज उसको 2-2 पेन किलर खाने पड़ते थे वो बच्चे को। हफ्ते के बाद उसका ऐसा हुआ था कि नहीं, मुझे पेन किलर नहीं खाना पड़ा है, मेरा दर्द भी नहीं हुआ है। उसको पेन किलर से कोई लेना देना नहीं था, मुझे दर्द नहीं हुआ है। तो दर्द नहीं हुआ है मतलब आप जो बता रहे हो अभी मैं करूंगा। तो उसको कुछ अच्छे डोज बताए कि आप रोज मत खाओ, अभी हफ्ते में 1 आध बार खा सकते हो। आइडियली वो भी आइडियल नहीं है, लेकिन ठीक है, बच्चा है, हफ्ते में 1 बार खा सकते हो। उसी तरह ऐसा है कि ये फास्ट लाइफ में अगर आप 3 चीजें पूछोगे तो 3 पिलर्स है, जिसके एक पिलर के बारे में मैं अभी थोड़ा जिक्र करूंगा। एक है डाइट, एक है निद्रा स्लीप, और तीसरा है ब्रह्मचर्य और सेक्सुअल फैमिली लाइफ। अगर ये 3 चीजें जिसको आयुर्वेद में पिलर माना गया है, इसमें से अगर आप बेसिक रूल्स फॉलो करते हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। कभी कभार इधर उधर होना ये फास्ट लाइफ में काफी कॉमन बात है। तो खाने का टाइमिंग, स्लीप के घंटे, प्रेफरेबली एट नाइट, और बेसिक एक्सरसाइजेस, ये अगर आप 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो इवन इन फास्ट लाइफ, इवन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट say out of 30 days you might get firefighting situation on 10 days, even if we consider that, if you follow this routine 20 days, even that is sufficient or that is fine. So ये चीजें ऐसी है कि आप जितनी ज्यादा फॉलो करोगे उतने ज्यादा हेल्दी रहोगे, जितनी कम फॉलो करोगे उतना जल्दी बीमार पड़ोगे। ज्यादातर ऐसा होता है कि अभी आज एक्सरसाइज नहीं हुआ, ये एक्सरसाइज के बारे में काफी कॉमन चीज है कि 2 महीने किया, कुछ हफ्ता 10 दिन इधर उधर हो गया, कुछ घर में फंक्शन था, ऐसा ऐसे हो गया, और उसके बाद 11th डे को चालू करना है ना, उसमें दिक्कत आती है, इनर्शिया हो जाता है कि वो चालू ही नहीं होता। उसी तरह खाने का भी है। अभी हम ऐसा मान रहे कि हमें रोज 7 बजे खाना है, एक दिन कोई पार्टी वगैरह हो गई, रात को 10 बजे खाना खा लिया, दूसरे दिन भूख नहीं लगती, फिर वो रूटीन सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा काम यह है कि उसे इमीडिएटली पटरी पर लाना है। वो जो गड्डी फिसल गई है उसको जितने जल्दी पटरी पर लाएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन आने वाली है। वी कैनॉट बी रियलिस्टिकली, वी कैनॉट लिव आइडियल लाइफ। इफ पॉसिबल वी कैन डू दैट, बट रियलिस्टिकली वी कैनॉट। सो इफ यू कैन लाइक डीरेल जो हो चुके हैं उसको इमीडिएटली पटरी पर लाते हैं तो ये इजी है, जिसमें डाइट, बेसिक स्लीप और बेसिक एक्सरसाइजेस, ये 3 चीजें अगर आप जितनी ज्यादा करोगे उतना हेल्दी रहोगे। एंड जस्ट टू मेंशन द लास्ट थिंग, अभी जो स्ट्रेस लाइफस्टाइल है उसके लिए जैसे मैंने बोला योगिक प्रैक्टिस और मेडिटेशन, अगर आप 2 मिनट भी कर पाते हो दिन में, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, इफ नॉट पॉसिबल व्हाइल गोइंग टू बेड, अगर आप 2 मिनट भी कर पाते हो तो ये बेहद मतलब मेंटल हेल्थ के लिए इससे ज्यादा अच्छा कोई उपाय नहीं है। Yes, thank you, Vedas. Yeah, Rakesh, Vaishali. जी गुरुदेव,
थैंक यू वेदा जी, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एंड बहुत अच्छे से आपने समझाया। आई विश कि बहुत ज़्यादा डिटेल में भी कर सकते थे ये प्रोग्राम, बट आई अंडरस्टैंड द टाइम कंस्ट्रेंट। मेरे 3 सवाल है एक्चुअली। पहला सवाल है कि बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि बच्चों को मतलब अंटिल सम टीनेज they need to eat at least 4 times a day or something. So आपने जब ये कहा है कि 2 ही बार खाना है, तो ये is it only for adults or is it for kids also? आप एक-एक जवाब दोगे या मैं एक साथ सारे सवाल कर दूं? तो मुझे आसानी होगी। तो दिस इज आइडियल फॉर एवरी लाइफ एक्चुअली, बट बच्चों में और इवन ये सवाल अच्छा है क्योंकि बुढ़ापे में भी ऐसे बार होता है बहुत बार कि बुढ़ापे में भूख ही नहीं लगती। तो काफी सारे बूढ़े लोगों में ऐसा होता है, वृद्ध लोगों में, कि एक ही बार भूख लगती है, तो उन्हें एक ही बार खाना खाना है। दूसरी बार बुढ़ापे में बता रहा हूँ, दूसरी बार वो दूध पी सकते हैं, कुछ फल खा सकते हैं बुढ़ापे में। और बच्चों के लिए ये सही बात है कि उन्हें दिन 2 से बजे 4 बजे देना पड़ता है, तो वो भी हेल्दी है। जस्ट हमें ये इंश्योर करना है कि वो हजम हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता है हम 4 बार दे रहे हैं और बच्चों को 4 बार बाउल मूवमेंट्स के लिए जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वो अच्छी तरह से हजम नहीं हो रहे। तो बच्चों में लाइक अप टू से 16-18 इट इज फाइन टू हैव लाइक 3 or 4 टाइम्स ऑफ ईटिंग। ओके, दैट्स गुड टू नो। एक्चुअली और एक मतलब एडल्ट्स में भी जिनको एसिडिटी की तकलीफ होती है या जिनको गैसेस की ट्रबल होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रख सकते हैं मील में। दैट इज कॉमनली आई हैव हर्ड, इज दैट ट्रू? No, actually, as a practitioner, I always insist the patients who have repeated acidity to have 1 meal and 1 fasting. So they can have lunch and for dinner just have some soup. So इससे एक्चुअली ऐसे होता है कि उनका पहले वाला जो खाना अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो हजम होता है, और फिर अच्छी भूख 2 तरह लगती है, 2 टाइम लगती है। वरना आप ऐसे काफी सारे पेशेंट अभी प्रैक्टिस में पाए जाते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि हर रोज कुछ एंटासिड खा रहे हैं, कुछ जेलुसिल खा रहे हैं, कुछ ओमेस खा रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स में ऐसा करने की जरूरत रहती है कि उनको जितना कम और मतलब कॉन्सेंट्रेटेड खाना दिया जाए वो बेहतर रहता है। तो रिपीटेडली खाने से, सी अभी ये फेमस है, शायद कोई मैंने पढ़ा था, अभी 2 डाइट काफी फेमस है अभी जमाने में। एक है दिवेकर डाइट है और एक है शायद दीक्षित डाइट है। तो आयुर्वेदा रिकमेंड्स दीक्षित डाइट, नॉट रिकमेंड्स, एक्चुअली आयुर्वेदा इज quite older than what Dikshit sir is saying, but the way he's saying is 2 times meal is ideal. But for hyperacidity also, there are a lot of patients which tell that if I don't eat after 2 hours, there is acidity. So instead it is found that there are some simple options like in Marathi there is no proper English word. Amaranthus is the word for rasgira, but if they can eat rasgira or dry resins, munakka, they can eat rock sugar, khadi sakhar. If you want to eat in between, you can have just these 3-4 things, or they can have a fruit like pomegranate, अनार, ये खा सकते हैं अगर बीच में कुछ खाना खाना है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिपीटेड एंड फ्रीक्वेंट मील्स, इवन डायबिटिक पेशेंट में अभी ऐसी काफी सारी एड्स आती है कि हर 2 घंटे बाद खाना खाना है वरना शुगर कम ज्यादा होती है। अगर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्चेस शेयर करूं तो आप हैरान हो जाओगे कि अभी ये भी वर्ड काफी फेमस है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपने भी शायद सुना हो। तो फास्टिंग से क्या होता है, इसके काफी सारे रिसर्च अभी पाए गए हैं अच्छे। तो ये सही नहीं है कि जिनको एसिडिटी होती है उनको हर 2-2 घंटे के बाद खाना खाना है। उनको प्रॉपर मैनेज करके 2 बार का अच्छी भूख लगे ऐसा खाना खाना है। तो ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करने से बेहतर है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एंटासिड, गो फॉर अ गुड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर. It will be treated within like 10-15 days or say 2 months, not more than that, and then you can shift to the normal 2-way meal or 2 timings of meal. That is the ideal way. थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल भी चिल्ड्रन रिलेटेड ही है। जब भी आजकल देखा जाता है कि जैसे ही बच्चे 15-16 साल के हो जाते हैं एंड दे आर वेरी मतलब उनके जो मेंटर्स होते हैं तो वो उनको देख देख के दे वांट टू डू द हैवी जिम थिंग, एंड फिर उसके साथ आता है प्रोटीन पाउडर्स, या फिर स्पोर्ट्स में रहते हैं तो प्रोटीन पाउडर इज वेरी कॉमन। तो आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड के ये जो बाजार के प्रोटीन पाउडर आर
are definitely not good, I'm sure of that. But फिर उनको घर में हम ऐसा क्या दे सकते हैं कि which will help them still grow and still we don't have to go for बाजार का all those ready-made protein powders and stuff. ओके सी इसका आंसर मैं दो लेवल पे, दो स्तर पे देना चाहूंगा. एक स्तर ऐसा है कि एक्चुअली ये ओवर एक्सरसाइज करते, जो मैंने जिसका जिक्र किया था लेक्चर में भी, कि एक्चुअली कई लाइक घंटों मसल बल्क के लिए जिम में काम करना ये ओवर एक्सरसाइज होता है. और एक्चुअली उससे ऐसा होता है, कोई भी आदमी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है कि जो एक स्पेसिफिक रूटीन लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सके. जनरली ये बच्चे ऐसे फॉलो करते हैं कि एक 4-5 साल वो कर लिया, फिर शादी हो गई, फिर काम पे लग गए, फिर वो एक्सरसाइज ही नहीं होता. तो इनका सबसे बुरा हाल होता है. जनरली दे आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद सम किडनी डिसीज और समथिंग लाइक दैट. सो आइडियली इन्हें कुछ अच्छे रिसर्च अगर आप दिखा पाओगे कि ये ओवर एक्सरसाइज आप कर रहे हो, हाई प्रोटीन इज नॉट गुड फॉर किडनी, अगर ये दिखा पाते हो तो बेहतर है. ये सबसे पहले स्तर का आइडियल आंसर है. लेकिन मुझे पता है कि कितने सारे, मतलब वो ये एज ही ऐसा रहता है कि उनको ये नहीं चलता. उनको कोई अच्छी बॉडी दिखती है जिसमें बाइसेप अच्छा दिख रहा है, ट्राइसेप अच्छा दिख रहा है. तो ये उम्र ऐसी होती है कि उन्हें ये बात हम कितना भी समझाना चाहिए, उन्हें समझती नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आइडियल वे, व्हाट अनदर वे वी कैन ट्राई इज at least ask them to not go for those protein things, because Right. those are really bad. There are a lot of like scientific researches on that. Those are really bad. And so you can ask for some healthy proteins in your diet. Ayurveda actually doesn't look at diet from carbohydrates, proteins and fats perspective actually, but this is a daily practice, and so go for better options. Like dal is the simplest protein option. I know that the amount of exercise they do, the routine dal cannot fulfill that requirement. So dal is the simplest option. Actually sprouts are commonly eaten for this. Sprouts like lentils जो हम बोलते हैं, जिसमें जैसे मूंग खाते हैं, चने खाते हैं, तो ये प्रोटीन का एक सोर्स है. लेकिन आयुर्वेदा has mentioned clearly that sprouts are not good for your health. So if at all they want to go, they are okay with that. They can go for, from Ayurveda's perspective, they can go for meat soup, मांसर जिसे बोलते हैं, chicken soup या mutton soup. So this is a better option if at all they want to go for that. But otherwise, ideally, you should explain them that over exercise is not good for your health, and the things you should follow, which you can follow the whole of your life. If you can exercise 2 hours a day for whole of your life, you can do that. Nobody is there that once marriage, after marriage or after starting their profession, nobody can exercise for 2 or 3 hours in a gym, exception of some players. Even they cannot practice. Even you take an example of a player which practices till his professional career, after that no one can practice for 4 hours in a gym. Right. So ideally this is not good. Explain them, or go for options like meat soup or something, if at all they are okay with that. For the vegetarian kids is the big big that is really a trouble actually for vegetarian kids. Even I am a vegetarian, but that is a real trouble. There are very less options which are healthy from proteins perspective. And if you look at the balanced diet definition, even from allopathic medicine or conventional nutritional science, previously when we were at school, the balanced diet definition was something like this, that 60 to 70% or at least 60% of your energy should come from carbs, carbohydrates, 20 to 30% from proteins, and 10% from fats. I don't know where this has come from, that majority of your portion should come from protein. I don't know. I'm not an expert of that nutritional science. I'm an expert of Ayurveda, but this is what balanced diet actually is. So protein intake should be actually controlled. Everybody has its boundaries. Carb has its boundaries. There should be proteins as well. But the amount of protein which they are insisting right now is obviously not good. There are a lot of diseases associated with excess intake of protein. The commonest two are gout, uric acid generally increases in that, and the commonest one is kidney disease. The percentage of kidney disease is increasing day by day, and this is very unfortunate that we are looking for temporary gains and not looking at the overall picture, the bird's eye view, what we call. So there are very less options, unfortunately, for vegetarian person for proteins. Very less options.
थैंक यू डॉक्टर। एंड तीसरा सवाल ये था कि आपने ऑयल जैसे आपने हैबिचुअल फूड के बारे में बात किया, तो एग्जांपल आपने ऑयल दिया था। तो अभी जब ऐसा होता है कि जो लोग जो अपना देश छोड़ के, जैसे इंडिया से अभी छोड़ के आप बाहर के देशों में जब सेटल हो जाते हो, तो फिर उन लोगों ने ये हैबिचुअल फूड कैसे फॉलो करना चाहिए, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये काफी अच्छा सवाल है। एक और इसके बारे में प्रिंसिपल बताऊंगा जो शायद रुजुता दिवेकर मैम भी बताती है, जो आइडियल है, जिसका संस्कृत वर्जन भी बताऊंगा क्योंकि वो ओरिजिनली इट कम्स फ्रॉम आयुर्वेद। इट इज यस्य देशस्य ही यज् जंतो तज्जम तस्य औषधम हितम। जो चीज जहां पकती है, जहां उगती है, वो वहां खानी है। हाँ, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे ओट्स बनते ही नहीं है, और मैं उसमें ये सारे है, ये चीजें है, वो चीजें करके हम यहाँ पे रोज में ओट मिल कर रहा हूँ किसी फेमस कंपनी का, क्योंकि उसका एड बहुत आ रहा है, तो मैं गलत चीज कर रहा हूँ। और आपका सवाल और अलग है कि अगर मैं इंडिया से हूँ और मैं कहीं अदर कंट्री में जा रहा हूँ, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ मिलने वाली चीजें अलग है। ग्लोबली तो सभी चीजें मिलती है, लेकिन अलग रहन सहन है, तो क्या करें? तो उसमें जनरली ऐसा है कि अगर मैं इंडियन हूँ, अगर मैं साउथ इंडियन हूँ और मैं समझो यूएस और यूके में गया हूँ, तो मैं इमीडिएटली शिफ्ट नहीं कर सकता वहां के डाइट को। तो मेरा वही खाना मैं कुछ सालों के लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा, और थोड़ा थोड़ा वो खाना मुझे ऐड करना होगा जो वहां के क्लाइमेट के लिए अच्छा है। और शायद नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड थर्ड जनरेशन में शायद ऐसा हो कि अगर वो वही रह रहे तो वो वही का खाना उन्हें हैबिचुअल हो जाएगा। ये फर्स्ट जनरेशन में पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो तो यू शुड फॉलो इंडियन डाइट like 60, 70, 80% and 20, 30% of the local diet is ideal. And maybe second generation, third generation, it will be a condition where Indian diet is not habitual to them and they are used to the traditional diet of that particular country. राइट। तो अभी मतलब कभी होता है कि बच्चों को, जैसे यहाँ पे चीज वगैरह तो बहुत ज्यादा खाते हैं। मैं अमेरिका में हूँ, तो मैं उसके बारे में बात करूँ। एंड आई एम द कोल्ड, लाइक शिकागो है तो काफी कोल्ड पार्ट है कंपेयर टू साउथ अमेरिका, साउथ पार्ट ऑफ अमेरिका। तो जहाँ पे जैसे चीज वगैरह, बट कहीं तो इंडियन मॉम होने की वजह से मुझे लगता है कि इज दैट चीज इज गुड फॉर किड्स, बिकॉज अपने यहाँ पे तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो ऐसे सब सवाल जब आते हैं तो मतलब उसका एक बार आइडियल इसका आंसर दूंगा तो मुझे पता है चीज नहीं खाना है, आइडियल आंसर दूंगा तो। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि फूड शुड बी कंज्यूम्ड हॉट, हमें पकाना है और उसी समय खाना है। फॉर्चुनेटली अभी तक तो इंडिया में ऐसी चीजें हैं कि हर रोज पकाते हैं और खाना खाते हैं। वो भी चीजें मेट्रो सिटीज में काफी बदल रही है, क्योंकि जोमेटो है, स्विगी है, काफी सारी चीजें हैं, तो वो पता नहीं क्या करते। लेकिन वेस्टर्न फूड कल्चर ऐसा एक्चुअली इवॉल्व हुआ है कि काफी सारी रेडी टू ईट चीजें हैं, जिसमें जैसे चीज है, जैसे बिस्किट्स है। बिस्किट भी ऐसी चीज है जो इजी टू ईट है, करके हमारे खाने में ज्यादा आ रहा है। आइडियली इट इज नॉट अ गुड हेल्दी चॉइस, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप चिल्ड्रन। Ideally, though it is not good, it is very difficult to stop children with that. But as I said, अगर आपको हेल्थ के बारे में और अच्छा नॉलेज लोगों को, बच्चों को देना है, तो आप उसके रिलेटेड आप खुद रिसर्च कीजिए। मेरे पास जो भी है मैं आपको भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अच्छी इंफॉर्मेशन है उसके डूज और डोंट्स में वो तो हम बता सकते हैं। फिर भी मुझे पता है, बीइंग अ फादर ऑफ, इवन आई एम अ डॉक्टर एंड मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं पूरा चीज से उनको नहीं मतलब अवॉइड कर सकता। तो जितना हो सके उतने फ्रेशली कुक खाना खाना है, ये अगर आप इंसिस्ट कर पाते हो बच्चों में तो बेहतर है। फिर भी हम, ये आइडियल है लेकिन फिर भी हम पूरा उसको अवॉइड नहीं कर पाते। तो अच्छी चीजें उन्हें पढ़ने के लिए देना, जो भी अच्छी चीजें हैं वो बताना। उसके बारे में अभी ऐसा है कि हम आप्त प्रमाण मानते हैं, हमारे सीनियर्स ने बताया तो ये हमारे लिए सही होगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अभी जमाना ऐसे बदला है कि अगर हम कुछ एविडेंस उनको दिखाए, कुछ रिसर्च दिखाए ऐसी चीजों पे हुए, तो वो शायद जल्दी मान जाएंगे। तो आप कैसे भी समझाओ, जो अच्छी चीजें वो बच्चों में इनकॉर्पोरेट करना, उन्हें समझाना, यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम ये नहीं करते तो ये काफी सारा हमारे हाथ से बाहर जा चुका होगा, ऑलरेडी काफी सारी चीजें हाथ से जा चुकी है। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम अच्छी चीजें बताएं। तो चीज खाना आइडियली इज नॉट गुड, यू शुड गो फॉर बेटर फैट लाइक घी और मिल्क। मिल्क के बारे में भी ऐसा ही है,
A1, A2 are there are a lot Right. of things. Yeah. Right. But A2 milk Yes, is I- preferred. वो आपको लेना Sorry, है. एक बीच में क्वेश्चन आया कि प्लीज रिपीट योर ओपिनियन अबाउट स्प्राउट्स पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू यूरिक एसिड इंक्रीज. Yeah. So actually, high protein is associated with uric acid increase. The diet which is high in protein increases uric acid. So sprouts is one of them. Non-veg, like particularly red meat, is one of them, which increases uric acid. Alcohol is one of them. So sprouts is the same, which is a culprit considered even conventionally. Even the modern medicine considers it as a causative factor for increasing uric acid. And from Ayurveda's perspective, sprouts, actually, it is said that sprouts are not good for your health. So if you want to eat, like you should eat the whole lentil, like akhe moong, whole green gram, should be cooked, should be soaked in water, should be cooked, and those should be eaten. Sprouts is not good according to Ayurveda, because there are a lot of things which are marketed on in the name of Ayurveda. Like eating a lot of water is a good thing. No, consider 3 parts of your stomach, 1 part should be filled with water. Only summer season needs a lot of water. Similar is true for sprouts. It is not good for your health as per Ayurveda's recommendation. And particularly conventionally also, for uric acid patients, sprout is asked to be avoided, even by allopathic doctors, because it is high in protein. Thank you. Yeah, खुशबू जी. सर मेरा नाम खुशबू व्यास है और मुझे फिशर का प्रॉब्लम है 2 साल से, और मुझे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हीट पकड़ती है. तो मैंने 1 साल से मैं आयुर्वेदिक में जा रही हूँ. वहाँ पे बताया तो उन्होंने बताया कि मेरा पित्त दोष है, जो आप बता रहे हो, बहुत ज्यादा पित्त है मेरी बॉडी में, और मैं 1 साल से उनका डाइट फॉलो कर रही हूँ, पर मुझे अभी भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है. अभी फिर से मुझे मैंने फिशर की सर्जरी 1 साल पहले करवाई थी, पर अभी फिर से मुझे वही प्रॉब्लम चल रहा है और खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. जैसे मैंने पहले सवाल का भी जवाब दिया, अगर कोई चीज रिपीटेडली हो रही है तो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव फैक्टर विच इज, बिकॉज जैसे फिशर है, पाइल्स है, जैसे रिनल स्टोन्स है, तो ये चीजें इवन आफ्टर सर्जरी देयर इज अ चांस ऑफ रिकरेंस. सो अगर ये बार बार हो रहा है तो देयर मस्ट बी समथिंग इन योर डाइट. आप कौन से शहर में हो बता दीजिए, मैं अगर हो वहाँ कोई अच्छा जान पहचान वाला भेज दे तो जरूर आप उनका नंबर आपसे शेयर करूंगा. मैं अहमदाबाद में रह रही हूँ. नो प्रॉब्लम, अहमदाबाद में भी है. मैं प्रांजल सर से कुछ नंबर शेयर कर सकता हूँ बाद में. अहमदाबाद और ठाणे दो अभी स्पॉट्स के लोग मैं शेयर कर दूंगा प्रांजल सर के साथ. सर उसकी वजह से मेरी फॉरहेड पे भी ब्लैक स्पॉट्स निकल रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा बॉडी अभी भी इतनी हीट पकड़ती है. विंटर चल रहा है अभी थोड़ा, फिर भी इतना हीट होता है, पूरा दिन कितना भी पानी पीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो एक्चुअली क्या करते हैं अभी, मैं एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको पूरी हिस्ट्री लेते हैं. आप दिन भर में क्या क्या करते हो और आपको क्या तकलीफ है. तो दिन भर में जो आप करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आप खाना कैसा खाते हो, ये सब जान के उसमें से पॉजिटिव फैक्टर देखते हैं कि क्या है, और वो कट डाउन करने के लिए बोलते हैं. और फिर कुछ मेडिसिन तो होती ही है, लेकिन अगर रिकरेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई पॉजिटिव फैक्टर मिस हो रहा है, तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू. द लास्ट क्वेश्चन अजय जी. Yeah, Ajay ji, you have a question? Hello. Hello. Yes, Am I audible? Yeah. वेदस जी, एक पार्किंसंस के ऊपर आयुर्वेद में कोई इलाज है? बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग सम मेडिसिन्स फॉर माय मदर on Parkinson's, and those are allopathic medicines, and as per allopathy there is no 100% cure advised or given by any allopathic doctor that Parkinson's can be cured. Is there any medicine available for Parkinson's? Yeah, see, there are the whatever the doctor is saying is maybe 100% right. There are certain diseases which can be controlled and which cannot be cured. So this disease mostly lies in that category. If minor form of disease is there, it can be managed or it can be cured. But in advanced conditions, generally it can be managed.
So I won't make any bold claim or tall claim that it can be cured by Ayurveda, or there is a general sentence said that where allopathy ends, Ayurveda starts. This is a tall claim. This is not always 100% right. So yes, it is difficult disease. It can be controlled or it can be managed. It cannot be cured in advanced stages. So if you have not tried Ayurvedic medicine, just consult a nearby Ayurvedic doctor, but mind it well that it is a possibility that it cannot be cured. If somebody says like this, like doubt that person. This is what my personal opinion is. Okay. I'll take another consultation, or I'll better have take some a consultation and try whatever best the way they can do or you can do. Okay. The second opinion will be a good option then. Okay. We'll Second consider. opinion from Ayurveda's perspective. Allopathic perspective will be the same, more or less same. If you have not taken any Ayurvedic consultation or Ayurvedic opinion, just try for that. Go for that. No, I haven't taken that yet. But So then just go for I'll that. That will help. That Yeah. will help. That may not be cured though. Yeah. I got your point. Yeah. Fine. Thank you. Thank you, Vedas. Thank you very much. Yeah. Okay. So the questions are over. Ajit sir. Sir is busy. Yeah. Vedas, thank you very much. Yeah. We are very proud to have a faculty like this. Hello, Anjan. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Although I joined very late. Yeah. Thank you. Thank you for organizing this. Thank the eminent speaker also. Yeah. Namaste, sir. Thank you very much. Yeah, we are very interesting. Yeah. Yeah, we are very proud with us, sir, as a faculty. I know him from childhood. We are childhood friends. और वो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर नहीं है, वो सेल्फ प्रैक्टिशनर भी है. मतलब जो वो रेजिमेंट वगैरह बता रहा है, आई नो फॉर श्योर कि ही इज फॉलोइंग ऑल दैट. और खाने के बारे में भी बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे और उन्होंने जवाब भी दिया. और मुझे पता है कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने प्याज और लहसुन कभी खाया नहीं. एज अ प्रैक्टिशनर उनको नहीं था और ये वो उन्होंने खाया भी नहीं कभी. वो 3 जनरेशन है, दे आर इनटू आयुर्वेदा. 2 जनरेशन फॉर्मल प्रैक्टिस में, और उनके ग्रैंडफादर ने कैलाश जीवन, द फेमस औषध, जिसका संशोधन उन्होंने किया था. तो वेदस, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मिंग जस्ट वेदस टू यू. आपने जो चीजें कही ना अजीत सर ने, वो सारे हमें रेकी सेमिनार में हमेशा कहते हैं. सर वेरी प्राउड टू टेल कि वेदस ने लेक्चर की शुरुआत ही की, जो सेंटेंस आप बताते हो, और वेदस का लेक्चर भी आज उसी से स्टार्ट हुआ कि absence of disease is not health, and that's where probably आयुर्वेदा started. और वेदस ने इसकी भी बात की कि सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग भी चाहिए. और सर हमेशा बताते हैं, आपने डे रेजिमेंट की भी बात की कि मनुष्य की व्याख्या ये मन अधिक उष्ण, जो उष्णता पर चलने वाला ये शरीर है सोलर एनर्जी पे, और जिसको वो मन को संभालना बहुत जरूरी है. सदाचार की आपने बात की वेदस. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू, अभी जो हमने सॉफ्ट के 9 to 14 ईयर्स के बच्चों के जो कैंप्स किए, तो उसमें सदाचार एक टॉपिक था, और उसमें हमने पतंजलि के यम और नियम, इसके बारे में सारी चर्चा की. तो आप जब वो बता रहे थे तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था कि ये सारा हम भी DSPPL के माध्यम से इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं. गंडुश जब मैंने देखा आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ था, तो वो भी बहुत आनंद हुआ कि अजीत सर ने वो बताया था, और बहुत सारे हमारे लोग ये करते हैं. आपने स्वस्थ के बारे में बताया, ये भी चर्चा हमेशा रेकी सेमिनार में होती है कि स्वस्थ होने से सुख आएगा, और स्वस्थ का आपने बहुत अच्छा मीनिंग भी बताया. फूड इज मेडिसिन, इसके बारे में भी चर्चा हुई. चौरस आहार के बारे में जैसे आपने बताया, वैसे सर चौरस जीवन के बारे में बताते हैं कि गिव द गुड, हैव अ गुड स्लीप, ऑल्सो गिव बेस्ट टाइम फॉर योर करियर, फॉर योर एम्प्लॉयमेंट, also give best time to your family, and along with that give the best time for your self development as well, which may be in the form of a physical exercise as well as meditation and yoga and all those practices. So thank you very much Vedas for this wonderful session. मुझे बहुत सारे chats में messages कि और एक question answer related session हो सकता है क्या, US के related साधकों के question answers हो सकते हैं क्या, तो इसके बारे में भी ऐसा कुछ आया है. अजीत सर, over to you. Yeah, thank you very much, Vedas ji or Pranjal, and thanks to DSPPL. I think I missed a lot to begin with, but I will be hearing the recording. I will listen to that and probably come out with any queries if at all I have. Thank you so much, Vedas ji, for spending your time
Yeah. It was a Thank very, you for very calling me in this session. educative session. Thank Thanks, you. and see you again sometime somewhere. Yeah, sure. Thank you Yes, so much. Okay. Thank you. Thank you very much. On behalf of DSPPL, thank you, Vedas. Thank you all the participants for joining. And we will end today's meeting here. Thank you. Thank you for joining. Thank you. Yes, thank you. I'm ending the meeting now. Thank you very much.